So hello guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, in this video we will cover our complete unit 6 of microprocessor. तो unit 3, 4, 5 successfully uploaded हैं channel के ऊपर, so you can go and watch them and I'm hoping कि आपने देख लिए हैं and आपका 90% syllabus complete हो चुका है. See, very simplest unit is unit 6. अगर आपको microprocessor hard लग रहा है तो प्लीज गो विद दिस यूनिट 6 एंड ट्राई टू कवर ऑल ऑफ द टॉपिक्स कि आप इसमें से 100% आउट ऑफ मार्क्स लेके आओ. इन यूनिट 6 आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, बाकी सारे यूनिट्स यू कैन अंडरस्टैंड. सी, तो बहुत इजी है आपका यूनिट 6. इसके अंदर हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है. यू हैव टू लर्न अबाउट सम इंटरप्ट्स, एक्सेप्शंस, देन यू हैव टू लर्न अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर्स पार्ट. ठीक है, बाकी सारी चीजें बहुत सिंपल है. आई लेट यू नो. तो चलिए, ये आपका पूरा सिलेबस है. यहाँ पर आपके दो मेन पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला, इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शंस एंड आपका माइक्रो कंट्रोलर्स. फाइन. तो सी, यहाँ पर आप जो है एक एक करके मैं आपको चीजें समझाती हूँ. तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर इनपुट, आउटपुट, एक्सेप्शंस and interrupts. Now we have understood well about our unit 5. ठीक है, तो यूनिट 5 के अंदर हमने समझा है टास्क स्विचिंग के बारे में, मल्टीटास्किंग के बारे में. तो उसमें हमने बहुत बार इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शंस का नाम लिया. अब एग्जैक्टली ये कौन से इंटरप्ट्स, कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं, कब कॉल होते हैं, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. तो सी, मैं एक एक लाइन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले यू हैव हियर कि इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शंस आर स्पेशल kinds of control transfer, means they are used for transferring the control. Okay, अब कैसा कंट्रोल ट्रांसफर? सी, थिंक कि आपका जो इंटरप्ट और एक्सेप्शंस है ना, ये एक फोन कॉल की तरह है. अभी आप स्टडी करने बैठे हो, ठीक है, लेकिन आपने जो फोन है वो अपने पास में रखा है एंड रिंगिंग रखा हुआ है. तो अब जो है आपका किसी फ्रेंड का कॉल आ गया. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप स्टडी को उधर ही रोक दोगे जहां पर लेट सपोज यू आर रीडिंग. ठीक है, तो आपने कहाँ रीड करा, मतलब एट दी एंड आप वहां पे छोड़ दोगे एंड यू विल गो एंड अटेंड योर फोन कॉल. तो जब फोन कॉल अटेंड हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर इंटरप्ट. ठीक है, तो जब आपका फोन कॉल अटेंड हो जाएगा, यू विल कम एंड यू विल रिज्यूम योर स्टडी फ्रॉम देयर दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली, है ना. सो ये क्या होता है, ये होता है आपने एक इंटरप्ट को हैंडल किया और वापस से आप आ गए. तो बेसिकली क्या हुआ, आपका कंट्रोल ट्रांसफर हुआ. अभी आपका कंट्रोल स्टडी पे था, अब आपका कंट्रोल कहाँ चला गया, फोन कॉल पे. वापस से वो कंप्लीट होने के बाद कहाँ पर आ गया, आपकी स्टडी पे. तो दिस इज नथिंग बट योर कंट्रोल ट्रांसफर. ठीक है, दे वर्क समवॉट लाइक अनप्रोग्राम्ड कॉल्स. ओके, सो ये कॉल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपने असेंबली लैंग्वेज में माइक्रो प्रोसेसर का प्रैक्टिकल हुआ है, तो उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कॉल इंस्ट्रक्शन होता है. इससे हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोसेसर है वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम में कॉल करता है. जैसे सिंपल आपको मैं बताऊं, आप जब फंक्शन लिख रहे होते हो, फंक्शन यानी कि आप प्रोग्राम में फंक्शन लिख रहे हो, आपने फंक्शन लिखा है एंड देन आपको मेन फंक्शन में जाके जब भी उसको कॉल करना है तो यू कॉल इट. तो वेन एवर यू वॉन्ट यू कॉल इट, राइट. एंड जब आप कॉल करते हो तो आपके प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाता है, उस फंक्शन में चला जाता है, जो आपके मेन प्रोग्राम में नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रोग्राम से पहले लिखा है एंड अब आपने उसको कॉल किया है. तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, यहाँ पे प्रोग्राम का हमारे कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है ना. तो ये होता है, यही सिंपल आपका जो है ना लॉजिक है आपके इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शंस का. नाउ दे अल्टर द नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो टू हैंडल द एक्सटर्नल इवेंट्स और टू रिपोर्ट एरर्स और एक्सेप्शनल कंडीशंस. ठीक है, नॉर्मली जो प्रोसेसर है वो स्टेप बाय स्टेप जाता है, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है. लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, जैसे कि आपने क्या किया है, आपने कोई की प्रेस कर दिया, या फिर आपका जो सबसे ज्यादा इजी सिंपलेस्ट आपका इंटरप्ट है वो है डिवाइड बाय जीरो वाला, आपकी प्रॉब्लम आ गई, तो इस केस में क्या होता है ना, आपका प्रोसेसर जंप कर देता है, वो रेगुलर पाथ से वो अलग पाथ में जो है चला जाता है एंड देन उस स्पेशल केस को हैंडल करता है. सो इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शंस आर लाइक, आप ऐसा समझो कि एक आपका बीच में ना प्रॉब्लम आ गई है एंड आपको अब उससे फिक्स करना है, हैंडल करना है, जो कि एकदम सडनली आई है, आपको उसकी पहले से कोई नॉलेज नहीं थी. ठीक है, then the difference between interrupts and exception is that interrupts are used to handle asynchronous events external to the processor, but exceptions handle conditions detected by processor itself in the course of executing instructions. मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इस लाइन में आपको डिफरेंस बताया जा रहा है कि इंटरप्ट और एक्सेप्शन का डिफरेंस क्या है. मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ. सी,
इंटरप्ट्स जो है ना ये आपके सीपीयू में बाहर से आते हैं, दे कम फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कि माउस क्लिक हो गया, कीबोर्ड प्रेस हो गए, तो ये इंटरप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है कभी भी हो सकते हैं, अभी इसमें तो बिल्कुल कोई आपका है नहीं कि कोई भी आके कभी भी माउस प्रेस हो सकता है, कीबोर्ड का कोई की प्रेस हो सकता है, तो इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है ना। तो यहाँ पर दिस कैन हैपन एनी टाइम, एंड कोई करंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं होता कि अभी ये करंट इंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसी में माउस क्लिक करना है, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी आपका जो है ना ये इंटरप्ट हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है गाइस, इसीलिए इसको असिंक्रोनस बोला जाता है। असिंक्रोनस मतलब कभी भी होने वाला, ठीक है। अब दे एक्सटर्नल टू द प्रोसेसर बट एक्सेप्शंस हैंडल कंडीशंस डिटेक्टेड बाय प्रोसेसर इटसेल्फ। मतलब क्या, जो एक्सेप्शन है, अभी मैंने आपको बोला इंटरप्ट्स के अंदर क्या होते हैं, जो भी आपके बाहर से आपके पास इंस्ट्रक्शन आ रहा है, बाहर से इंटरप्ट आ रहा है सीपीयू के पास, वो इंटरप्ट हो गया। लेकिन जो अंदर ही अंदर हो रहा है विच हैपेंस इनसाइड द सीपीयू, दैट इज नथिंग बट योर एक्सेप्शन। जो कि लाइक कभी कभी आपके पास कोई एरर आ जाता है, आपके एग्जीक्यूशन के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तभी आपके पास कोई एरर आ गया, लाइक आपका मैथ एरर हो गया या इनवैलिड मेमोरी एक्सेस हो गया, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आपने इंटरप्ट्स और एक्सेप्शंस को यहाँ पे समझ लिया है, तो आप सिंपल याद रख सकते हो, अगर एक्सटर्नल इवेंट है तो इंटरप्ट है, इंटरनल एरर है तो आपका एक्सेप्शन है, ठीक है। नाउ here you have, see, there are two sources of external interrupts and two sources of exceptions, ठीक है। तो दो सोर्सेज आपके एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के हैं एंड दो आपके पास एक्सेप्शंस इसके हैं। तो सी वी विल अंडरस्टैंड। सबसे पहले कौन से दो सोर्सेज हैं, पहला तो आपका इंटरप्ट आता है। हियर मास्केबल मीन्स, सी, जो इंटरप्ट्स जो है आप उनको टर्न ऑफ कर सकते हो बाय यूजिंग योर सीपीयू, ठीक है। मास्क करना मतलब क्या, कि उनके ऊपर लाइक उनको देखना ही नहीं, ठीक है, या फिर उनके ऊपर हम ऐसे बोलते हैं ना, उनको कवर कर देना, है ना, मास्क का मतलब। तो ऐसे इंटरप्ट्स जिनको हमारा सीपीयू जो है वो इग्नोर कर सकता है, उनको हम बोलते हैं क्या, मास्केबल इंटरप्ट्स, विच आर सिग्नल्ड वाया द आईएनटीआर पिन। तो आईएनटीआर आपकी कौन सी पिन होती है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन होती है। तो ये जो है इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन से आपके मास्केबल इंटरप्ट्स आपके आ रहे होते हैं। तो अगर आपका प्रोसेसर कभी किसी काम में बिजी है तो वो इन इंटरप्ट्स को उस टाइम पे इग्नोर कर सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका जो है एग्जीक्यूशन चल रहा है या कुछ इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो आप क्या करते हो, आप अगर कोई भी कीबोर्ड से की प्रेस करते हो तो उससे कोई आपके पास इश्यू नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपका प्रोसेसर उस टाइम तक जब तक वो बिजी है उसने सारे मास्केबल इंटरप्ट्स को इग्नोर करने का काम रखा है, ठीक है। नाउ नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स मतलब क्या, अब नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स क्या हो गए, तो बेसिकली ऐसे इंटरप्ट जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरप्ट्स होते हैं, क्लियर। सो ये कहाँ से आते हैं, ये आपके आते हैं एनएमआई पिन से। एनएमआई यानी कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन। ये पिन्स बहुत अच्छे से याद रखो। देखो, मास्केबल इंटरप्ट्स आपके आईएनटीआर पिन से आते हैं। आईएनटीआर मतलब क्या, कि आपकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स आपकी एनएमआई पिन से आते हैं। एनएमआई यानी कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन, ठीक है। तो ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर हार्डवेयर फेलियर हो गया है तो उसको हमें इमीडिएटली हैंडल ही करना पड़ेगा, नो मैटर आपका उस वक्त सीपीयू कर क्या रहा है, ठीक है। तो हार्डवेयर फेल हो गया तो ऑब्वियसली सीपीयू भी काम नहीं करेगा, इसीलिए हमें उसको ऑन द स्पॉट हैंडल करना पड़ेगा, वो ऐसा इंटरप्ट है, ठीक है। तो आपके नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स जो है वो आप जो है इग्नोर नहीं कर सकते। फाइन, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोसेसर डिटेक्टेड, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉल्ट्स, ट्रैप्स एंड अबॉर्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि प्रोसेसर डायरेक्टली उनको कॉट करता है, जब आप रन कर रहे हो ना कोड, उसी वक्त जो प्रोसेसर है उन्हें पकड़ लेता है कि ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो जैसे कि आपके पास यहाँ पे तीन टाइप्स के हैं, वो आपके पास पहला है फॉल्ट्स, देन ट्रैप्स एंड देन अबॉर्ट्स। तो सबसे पहले एक एक करके इजीली समझते हैं। फॉल्ट्स का मतलब क्या है, फॉल्ट्स का मतलब कि कोई एरर आपके सीपीयू को मिला है, जैसे कि मतलब आपके सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, पीछे जाके, आपका एग्जीक्यूशन आगे चला गया लेकिन पीछे एरर था,
तो आपका सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा एंड उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो फॉल्ट इज नथिंग बट कि कोई एरर ऐसा है जिसके अंदर सीपीयू को यूजुअली बैक जाना पड़ता है एंड उसको फिक्स करना पड़ता है। फिर ट्रैप क्या होता है, ट्रैप यानी कि सीपीयू उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है, मतलब उसको पहले हैंडल करेगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगा। जैसे कि आपको पता है कि आपको डीबगिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, जैसे कि आप एग्जीक्यूट कर रहे हो अपने कोड को बेसिकली, तो उस केस में आपके पास जहां पे एरर आ जाता है वहां पे रुक जाते हो, है ना। तो बेसिकली उस केस में हमारा क्या होता है कि हमने हमारा सीपीयू तभी आगे बढ़ पाएगा जब वो एरर आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो वो एरर सॉल्व होगा उस तब तक आपका सीपीयू रुकता है। तो दैट इज नथिंग बट ट्रैप। फॉल्ट में हमारा एग्जीक्यूशन आगे चला जाता है लेकिन हमारा एरर पीछे रह जाता है। ट्रैप में ऐसा नहीं होता। ट्रैप में आपका सीपीयू आगे, प्रोसेसर आगे तभी लेके जाएगा एग्जीक्यूशन को जब आपका जो सारे एरर्स हैं वो सॉल्व होते हुए चले, ठीक है। उसके बाद आपके पास है अबॉर्ट। ये बहुत ज्यादा सीरियस एरर्स होते हैं, इसके अंदर सीपीयू आगे जा ही नहीं सकता, प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर ही नहीं सकता, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो जब भी एक्सेप्शंस के बारे में लिखना हो तो फॉल्ट, ट्रैप्स और अबॉर्ट्स जरूर लिखना। देन एक्सेप्शंस जो है वो प्रोग्राम्ड होते हैं। द इंस्ट्रक्शंस इनटू INT3 INTN एंड बाउंड कैन ट्रिगर द एक्सेप्शंस। मतलब कि समटाइम्स अगर प्रोग्राम को खुद ही से कुछ मतलब इंटेंशनली कुछ एक्सेप्शंस को कॉज करना है तो आपके पास स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक्सेप्शन कॉज करने वाले। जैसे सबसे पहले होता है इनटू। तो इनटू क्या करता है ना, ये ओवरफ्लो चेक करता है, ठीक है। ओवरफ्लो तो नहीं है हमारे प्रोग्राम में, तो वो चेक करता है। INT3 क्या चेक करता है, डीबगिंग के लिए यूज होता है बेसिकली। INTN आपके जनरल इंटरप्ट्स के लिए यूज होता है। और बाउंड जो है बेसिकली ये आपके एरे लिमिट्स को चेक करता है, ठीक है। तो दीज आर लाइक आस्किंग सीपीयू टू हैंडल समथिंग स्पेशल। मतलब ये जो है आपका ओवरफ्लो है क्या वो चेक करेंगे, या आपका डीबगिंग है के अंदर चेक जो है यूज होता है बेसिकली। यहाँ पर आपका जनरल इंटरप्ट्स होते हैं। बाउंड आपके लिए एरे लिमिट्स चेक कर रहा है। तो मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आपके सीपीयू के पास स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि स्पेशल एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे। फाइन, सो दीज आर द थिंग्स। नाउ दीज इंस्ट्रक्शंस आर ऑफन कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स बट द प्रोसेसर हैंडल्स देम एज एक्सेप्शंस। तो बेसिकली ये जो है आपके, अगर लॉजिकली देखें तो सॉफ्टवेयर ही इंटरप्ट्स कर रहा है, लेकिन प्रोसेसर एक्चुअली इनको ट्रीट कैसे करता है, एक्सेप्शंस की जैसे ट्रीट करता है, बिकॉज वो आप सीपीयू के अंदर से ट्रिगर कर रहे हो ना, एंड जो भी फ्रॉम इनसाइड इट कम्स फ्रॉम द सीपीयू इज नथिंग बट योर एक्सेप्शन। जो बाहर से आता है वो इंटरप्ट होता है ना। तो दिस इज व्हाई आपका सीपीयू इनको एक्सेप्शंस कंसीडर करता है, ठीक है। सो चलिए क्विक समराइज कर लेते हैं यहाँ पर चीजों को। तो इंटरप्ट्स क्या है, देखो इंटरप्ट्स यानी कि आपके आउटसाइड सिग्नल्स, ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड और माउस से आपके पास कोई इंटरप्ट आ रहा है तो कौन हैंडल करता है मुझे बताओ, INTR पिन और NMI पिंस, ठीक है। अब INTR किसको, मास्केबल इंटरप्ट्स को, NMI किसको, नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स को। तो मास्केबल इंटरप्ट्स वो होते हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं हमारा प्रोसेसर, और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स वो होते हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। फाइन, अब सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर आपके लाइक सीपीयू को खुद ही बता सकता है, खुद ही स्पेशल इंस्ट्रक्शन से सीपीयू अपने इंटरप्ट्स को हैंडल कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने सारे इंस्ट्रक्शंस देखे। फाइन, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड इंटरप्ट्स एक्सेप्शंस की आपको नॉलेज अच्छी खासी हो गई है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इंटरप्ट्स को, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग इंटरप्ट्स इज द पॉइंट। तो इसके अंदर क्या लिखा है, सी द प्रोसेसर एसोसिएट्स एन आइडेंटिफाइंग नंबर विद ईच डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्ट्स और एक्सेप्शन। मतलब कि हर एक इंटरप्ट और एक्सेप्शन के पास उसका खुद का यूनिक नंबर होता है ताकि उसको प्रोसेसर समझ पाए एंड उसी के लाइक हिसाब से उसको मैनेज या फिर हैंडल कर पाए, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है ना, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास खुद का आईडी नंबर है, आपके पास खुद का एग्जाम के टाइम में सीट नंबर होता है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी बनी रहे, आप यूनिक रहो एंड आपको क्विकली फाइंड आउट करा जाए। तो बेसिकली वही ऐसा ही होता है, इसके अंदर भी आपके हर एक इंटरप्ट और एक्सेप्शन का खुद का एक यूनिक नंबर होता है। देन द NMI and exceptions recognized by the processor are assigned predetermined identifiers in the range of O थ्रू 31, 0 to 31 बेसिकली। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कुछ इंटरप्ट के टाइप्स होते हैं, जैसे कि
NMI हो गया है ना, या फिर एरर्स हो गए जैसे कि डिवाइड बाय जीरो एरर। सो दिस आर इम्पोर्टेंट, इनको हमें फिक्स करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने आईडी नंबर्स कहाँ से दे के रखे हैं, हमने 0 से 31 तक आईडी नंबर्स दे के रखे हैं। तो प्रोसेसर को पहले से ही पता है कि अगर ये वाला इंटरप्ट आ गया तो मुझे इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। नाउ द आइडेंटिफायर्स ऑफ द मास्केबल इंटरप्ट्स आर डिटरमाइंड बाय एक्सटर्नल इंटरप्ट कंट्रोलर such as Intel's 8259A programmable interrupt controller and communicated to the processor during the processor's interrupt acknowledge sequence। मतलब क्या कि रेगुलर हार्डवेयर इंटरप्ट्स के लिए ना, जैसे कि आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है, तो बेसिकली ये आपके इंटरप्ट हो गए जो कि रेगुलर बेसिस पे हो सकते हैं, नॉर्मली हो सकते हैं। सो एक नॉर्मल एक्सटर्नल चिप दे दी है एंड उसके अंदर एक नंबर है, क्या कौन सा नंबर है वो बताओ, 8259 है। तो ये एक तरीके की चिप है आपकी, इंटेल्स 8259 है, ये एक तरीके की चिप है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर ऐसा वाला हार्डवेयर इंटरप्ट आता है तो उसको आपको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो आपके सीपीयू को पहले से ही पता है एंड वो उसके पास पहले से ये वाली चिप है, तो ऑब्वियसली वो उस इंटरप्ट को पहले ही हैंडल कर लेगा, समझ लेगा कि ये वाला है एंड इट विल बी हैंडल्ड बेसिकली, फाइन। तो ऐसा होता है, तो पहले से ही आपके पास कुछ इंटरप्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है कि उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। देखो इधर से आप समझो 0 से 31 आपकी रेंज इंपॉर्टेंट है, जो कि फिक्स्ड नंबर्स होते हैं आपके बिल्ट इन एक्सेप्शंस और एनएमआई के लिए। और 32 प्लस अगर नंबर है तो मतलब कि वो एक्सटर्नल कंट्रोलर से आया है। जैसे कि आपके पास 8259 है, ये एक्सटर्नल कंट्रोलर है जो कि हार्डवेयर इंटरप्ट्स के लिए यूज किया जाता है। तो 32 प्लस का अगर कोई नंबर है तो वो आपका एक्सटर्नल कंट्रोलर से आ रहा है, और अगर 0 से 31 के बीच में है तो ये फिक्स्ड नंबर्स हैं जो कि बिल्ट इन एक्सेप्शंस और एनएमआई के लिए आ रहे हैं। अब बिल्ट इन एक्सेप्शंस और एनएमआई की हम बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे आपके इंटरप्ट्स और एक्सेप्शंस हैं। तो सी 0 से 31 तक आपके पास क्या है, आपके पास डिक्लेयर्ड है कि यही होने वाले हैं इंटरप्ट्स और एक्सेप्शन आइडेंटिफायर्स। तो बेसिकली आपका प्रोसेसर नंबर्स को यूज करता है, आइडेंटिफायर्स को यूज करता है टू नो व्हाट काइंड ऑफ इंटरप्ट और एरर हैज ऑकर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास आइडेंटिफायर 0 है एंड इसके पास इसमें क्या लिखा है, डिवाइड एरर, डिवाइड एरर लिखा है। तो इसके अंदर क्या है आपका, अगर डिवाइड बाय 0 एरर होता है तो प्रोसेसर ने पहले से ही उसका जो है इंटरप्ट हैंडल करने का कोड लिखा हुआ है। तो व्हेनेवर अगर आपके पास ऐसा इंटरप्ट आ जाता है तो आपका सीपीयू क्या करेगा, उसको इजीली हैंडल कर पाएगा। लेकिन आइडेंटिफायर क्या है, 0 है, ठीक है। तो बेसिकली सीपीयू को हैंडल करवाने के लिए हमारे पास इसका कोड भी तो होना चाहिए। तो बेसिकली वो आपके कोड्स बैकएंड में लिखे होते हैं। देन अगर हम 1 की बात करें, यहाँ पे 1 आइडेंटिफायर पे डीबग एक्सेप्शंस होते हैं। आप जब प्रोग्राम डीबगिंग करते हो ना तब ये यूज होते हैं। तो आपके डेवलपर्स या फिर आप ही कोडर्स, आप क्या कर पाते हो, पॉज कर पाते हो, चेक कर पाते हो प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद सेकंड में अगर आप देखो तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट आपके इंपॉर्टेंट इंटरप्ट होते हैं जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो सीरियस इश्यूज हैं जैसे कि हार्डवेयर फेलियर्स वगैरह, तो उसके अंदर ये यूज होता है। देन ब्रेक पॉइंट्स यू हैव 1 बाइट इंट 3 इंस्ट्रक्शन। तो ये कब ट्रिगर होता है, जब आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ कोई ब्रेक पॉइंट है, जब आप डीबग करने के लिए लगाते हो तो आप हमेशा याद है आप ब्रेक पॉइंट लगाते हो, तो जब वो ब्रेक पॉइंट आ जाता है उस केस में आपका ये वाला जो है एग्जीक्यूशन होता है। देन आपके पास फोर्थ नंबर पे है ओवरफ्लो। तो मैं आपको इन सब के जो है ना यूजेस बता देती हूँ थोड़े बहुत, लेकिन बहुत इजी है, आपको सिंपल पढ़ के समझ में आ जाएंगे कि हाँ कौन से टाइप का आपका इंटरप्ट है यहाँ पे। तो ये कुछ आईडीज हैं जो कि असाइन करी गई हैं, ठीक है, तो ये आपको समझना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आए भी, लेकिन अगर आपको ये टेबल याद होगी तो ऑब्वियसली आपकी चीजें क्लियर होंगी। तो सिंपल आप थोड़ी बहुत चीजें याद इसमें से रख सकते हो, जैसे डिवाइड बाय एरर हो गया, डीबग एक्सेप्शंस, नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स हैं आपके पास, ब्रेक पॉइंट्स हैं, ओवरफ्लो है, देन बाउंड चेक्स, ठीक है। बाउंड चेक्स में क्या होता है, बाउंड चेक्स के अंदर हम देखते हैं कि क्या हमारा नंबर हमारी किसी पर्टिकुलर सर्टेन रेंज के अंदर ही है या नहीं है ना। अब ऑब्वियसली जब हम एरे के अंदर इंडेक्सिंग के अंदर देखते हैं तो बेसिकली बहुत सारी चीजें वैलिड है या नहीं ये चेक करी जाती हैं, तो ये आपके बाउंड चेक्स के अंदर आता है। देन यू हैव इनवैलिड ऑपकोड। इनवैलिड ऑपकोड के अंदर क्या होता है, ये जब आपका सीपीयू कोई अननोन इंस्ट्रक्शन देख लेता है ना, जो उसने पहले से कभी देखा ही नहीं है या फिर आपने कभी मिस्टेक से उसको टाइप कर दिया है, तो वो आपके इनवैलिड ऑपकोड में आ जाता है। को प्रोसेसर नॉट अवेलेबल, मतलब कि सीपीयू मतलब ने सीपीयू ट्राइड टू यूज अ मैथ को प्रोसेसर, लेकिन वो पहले से ही मतलब इट
इट वॉजेंट रेडी। फाइन, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर को प्रोसेसर रेडी नहीं है तो ये वाला एक्सेप्शन आपका आता है। देन डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट में क्या होता है ना, दो टाइम एरर हो गया एंड लाइक ऐसे आप समझो कि वन आफ्टर अदर, ठीक है, एक एरर के एकदम बाद दूसरा आपका एरर हो गया है, तो सीपीयू उसको रिकवर नहीं कर सकता। तो ये सीरियस सिचुएशन होती है, बेसिकली सिस्टम आपका इसमें क्रैश हो जाता है। देन ये वाला जो है आपका रिजर्व्ड है, 9th वाला रिजर्व्ड है। देन 10th में आपके पास इनवैलिड टीएसएस आ जाता है। मतलब जब आप टास्क स्विच कर रहे हो तो वो फेल हो गया है, ताकि क्योंकि कुछ तो भी टास्क स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गई है, जो आप ओपन करने जा रहे हो वो करप्टेड फाइल है वगैरह, तो इसके अंदर आपके पास ये एरर आता है। देन सेगमेंट नॉट प्रेजेंट, सेगमेंट नॉट प्रेजेंट में आपका प्रोग्राम किस ऐसी मेमोरी सेगमेंट को जो है एक्सेस करना चाह रहा है जो अवेलेबल ही नहीं है। देन स्टैक एक्सेप्शन, तो इसके अंदर प्रॉब्लम विद स्टैक होती है, लाइक कोई आपका टेम्पररी मेमोरी होती है स्टैक, आपको पता है, हो सकता है वो ओवरफ्लो हो गया हो या अंडरफ्लो हो गया हो, तो उस केस में स्टैक एक्सेप्शन आता है। देन जनरल प्रोटेक्शन के अंदर ये क्या एक्सेस करता है ना, लाइक समथिंग इट शुडंट, लाइक उसको जो एक्सेस नहीं करना चाहिए वो एक्सेस कर रहा है, ठीक है, अनऑथराइज्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। तो कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन फॉल्ट आपके जनरल प्रोटेक्शन में आते हैं। देन पेज फॉल्ट आपके पास है, तो इट इज ट्राइड टू एक्सेस सम लाइक मेमोरी दैट्स नॉट करेंटली अवेलेबल इन रैम। तो रैम में टेम्पररी मेमोरी के अंदर वो मेमोरी है ही नहीं जो आप एक्सेस करने जा रहे हो, तब आपके पास पेज फॉल्ट आता है, ठीक है। ऐसी फाइल सपोज आप लोड करने जा रहे हो जो अभी आपने ओपन करके नहीं रखी है, क्योंकि रैम में टेम्पररी आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है मेमोरी, तो बेसिकली वो आपने अभी तक ओपन नहीं करी है एंड आप चाह रहे हो कि आप उसको वापस से वहीं से ओपन करो जहां आपने पहले करी थी, तो ये आपका एक पेज फॉल्ट हो जाता है। देन वापस से 15 नंबर का आपके पास देखो रिजर्व्ड है। देन यू हैव अ को प्रोसेसर एरर, तो यहाँ पर ऊपर को प्रोसेसर नॉट अवेलेबल था, अब यहाँ पे को प्रोसेसर एरर आ रहा है, मतलब कि सपोज मैथ का को प्रोसेसर है, उसके अंदर कोई कैलकुलेशन में एरर आ गया, तो उस केस में आप को प्रोसेसर एरर बोलते हो। उसके बाद एक और यहाँ पर आपके पास रिजर्व्ड है 17 से लेके 31 तक, ठीक है, जो फ्यूचर एक्सेप्शन के लिए है यहाँ पे। देन 32 से आपके 255 तक, टोटल याद रखो कितने इंटरप्ट होते हैं आपके पास, 256 इंटरप्ट होते हैं। कितने होते हैं, 256 इंटरप्ट होते हैं। अगर हम 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करें, लेकिन हम पढ़ने के लिए तो 1 से पढ़ते हैं, राइट। तो अगर नंबरिंग में देखें आइडेंटिफायर्स में, तो 0 से 25 रेंज आती है। वैसे टोटल कितने होते हैं आपके पास, 256 इंटरप्ट होते हैं। ये पूरे एंड तक याद रखना है, क्लियर। तो 32 से 255 तक आपके सारे अवेलेबल हैं फॉर एक्सटर्नल इंटरप्ट्स वाया INTR पिन। फाइन, तो आपने सारे इंटरप्ट्स के बारे में अच्छे से समझ लिया है। एंड आपको क्या समझ में आया कि जो 0 से 31 तक के आपके सारे हैं वो फिक्स्ड एक्सेप्शंस हैं, सीरियस एरर्स हैं, जो कि पहले से ही CPU को पता है। और 32 के बाद जो है वो सारे आपके एक्सटर्नल डिवाइस इंटरप्ट्स है, जैसे कि आपके कीबोर्ड से इनपुट आ रहा है, माउस से इनपुट आ रहा है बेसिकली, तो उस टाइप के। फाइन, तो अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। तो मैंने आपको अभी इनका थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दिया था ये क्या होते हैं, अब इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे सी। तो सबसे पहले आपके पास एक टाइप का एक्सेप्शन होता है फॉल्ट, ठीक है। तो फॉल्ट मैंने क्या बोला था आपको, फॉल्ट्स आर एक्सेप्शंस दैट आर रिपोर्टेड बिफोर द इंस्ट्रक्शन कॉजिंग द एक्सेप्शन। मतलब फॉल्ट कब डिटेक्ट होता है, या पहले डिटेक्ट होता है या फिर इंस्ट्रक्शन रन करते वक्त डिटेक्ट होता है, बट इट्स ऑलवेज रिपोर्टेड बिफोर द इंस्ट्रक्शन फिनिश, है ना। इंस्ट्रक्शन फिनिश होने से पहले आपका ये डिटेक्ट हो जाता है, चाहे आपका एग्जीक्यूशन आगे चला गया हो एरर के, लेकिन आप उसी इंस्ट्रक्शन में होने चाहिए, तभी आपका ये जो फॉल्ट है वो डिटेक्ट होता है बेसिकली। देन यहाँ पे फॉल्ट्स आर आइदर डिटेक्टेड बिफोर द इंस्ट्रक्शन बिगिंस टू एग्जीक्यूट और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इफ डिटेक्टेड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, द फॉल्ट इज रिपोर्टेड विद द मशीन रिस्टोर्ड टू अ स्टेट दैट परमिट्स द इंस्ट्रक्शन टू बी रीस्टार्टेड। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, देखो, जो सीपीयू है वो प्रॉब्लम को, ये एक्सेप्शन को कैसे कैच करता है, तो दो तरीके हैं, या तो वो इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले ही उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, जैसे कि एग्जांपल आपके पास इनवैलिड मेमोरी एक्सेस है, तो ये आपको पहले ही पता चल जाता है। या फिर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे डिवाइड बाय जीरो एरर हो गया, तो ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन आप जब कर रहे होगे तब ये एरर आता है ना। तो इफ डिटेक्टेड ड्यूरिंग, यहाँ पर क्या लिखा है, इफ डिटेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सेप्शन द फॉल्ट इज रिपोर्टेड विथ मशीन रिस्टोर्ड, मतलब
कि अगर आपके सीपीयू ने किसी फॉल्ट को रन करते वक्त वाइल रनिंग उसको कैच कर लिया है तो वो स्टॉप कर देता है एंड प्रीवियस स्टेट में चला जाता है, ठीक है, प्रीवियस स्टेट में चला जाता है। तो फॉल्ट में बस आपको इतना याद रखना है कि आपका जो प्रोसेसर है आपके फॉल्ट को समझने के बाद, कैच करने के बाद वो अपने प्रीवियस स्टेट में वापस चला जाता है। दिस मीन्स सीपीयू कैन ट्राई टू लाइक वो जो इंस्ट्रक्शन है उसको वापस से एग्जीक्यूट करके उस इश्यू को फिक्स करने का ट्राई करता है ना। तो इसके दो ही एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो, पेज फॉल्ट और आपका डिवाइड एरर, ठीक है। देन यू हैव ट्रैप्स, ठीक है। तो ट्रैप के अंदर क्या बोला जाता है, अभी आपको फॉल्ट्स अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो एक बार पॉज करो वीडियो एंड इसको अच्छे से रीड करो, तो आपके दिमाग में पता है ना, चला जाएगा कि एग्जैक्टली फॉल्ट है क्या, ठीक है। अब सी ट्रैप्स क्या है, अ ट्रैप इज एन एक्सेप्शन दैट इज रिपोर्टेड एट द इंस्ट्रक्शन बाउंड्री इमीडिएटली आफ्टर द इंस्ट्रक्शन इन विच द एक्सेप्शन वाज डिटेक्टेड। यहाँ पे बिफोर वर्ड आ रहा है एंड यहाँ पे आपका आफ्टर वर्ड आ रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ट्रैप कब होता है, ट्रैप आपके इंस्ट्रक्शन फिनिश होने के बाद होता है। तो इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीटली रन हो जाए तो सीपीयू बोलता है कि समथिंग हैज हैपेंड, लेट्स हैंडल इट नाउ, फाइन। तो ऐसे आपका जो है ना सीपीयू उसको हैंडल कर रहा होता है। तो फॉल्ट हमें कब समझ में आता है, जब हम उसी इंस्ट्रक्शन के अंदर हैं या फिर हमारे वो जो इंस्ट्रक्शन है उसके हमें एग्जीक्यूट होने से पहले ही पता चल जाता है या वाइल एग्जीक्यूटिंग हमें समझ में आ जाता है। और ट्रैप हमें कब पता चलता है, इमीडिएटली आफ्टर आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रैप में होता है। देन अबॉर्ट्स में क्या है, मैंने आपको बोला था ये एक सीरियस इशू होता है। तो अबॉर्ट इज एन एक्सेप्शन दैट परमिट्स नाइदर प्रीसाइज लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन causing the exception nor restart of the program that caused the exception। मतलब कि सीपीयू को अब it doesn't know like exactly where the your problem happened और कहाँ पर आपको जो है अपने प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना है, ये सारी चीजें आपके प्रोसेसर को पता ही नहीं होती है। इस केस में इतना सीरियस आपके पास एक्सेप्शन आ जाता है। तो इसलिए आपका जो है यहाँ पे मोस्टली आपके यहाँ पे देखो हार्डवेयर एरर्स बोले जाते हैं या फिर इनकंसिस्टेंट और या फिर इलीगल वैल्यूज इन द सिस्टम टेबल्स, ठीक है। तो ये सारी, जैसे कि आपका कुछ मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, सीपीयू बंद पड़ गया है, मेमोरी करप्शन हो गया है, तो उस केस में जो सीरियस एरर्स होते हैं वो आपके अबॉर्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये सारी चीजें आपको एक्सेप्शंस के बारे में याद रखनी है। नाउ अनेबलिंग एंड डिसेबलिंग इंटरप्ट्स। तो अब हम अनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं इंटरप्ट्स को, सी। तो सबसे पहले एनएमआई मास्क फर्दर एनएमआईज, मतलब कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो है आगे आने वाले नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स को क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है। तो क्या कर रहा है बेसिकली इसके अंदर, जब आपका एनएमआई हैंडल कर रहा है, ठीक है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट आपका हैंडल हो रहा है, ठीक है, उस केस में आपके दूसरे कोई इंटरप्ट सिग्नल्स आ रहे होंगे या फिर दूसरे एनएमआई पिन से कोई आपके आ रहे होंगे, तो वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होते हैं अनटिल आपका इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। मुझे बताओ इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका एक इंटरप्ट, सपोज ये आपका टास्क चल रहा है। अब यहाँ पर आप जो है ना आप ये रीड कर रहे हो सपोज, ठीक है, ये रीड करते करते आप यहाँ पर आ गए एंड इंटरप्ट आ गया। तो इंटरप्ट आ गया तो आप क्या करें, आप वापस से उस दूसरे इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए चले गए हो, है ना। तो जो इंटरप्ट आया है तो यहाँ पर आप थे, आप इसको हैंडल करने चले गए हो। अब जब तक ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक आपका इंटरप्ट रिटर्न एक्सेप्शन जो है वो फॉलो नहीं होगा, है ना, एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब ये पूरा हो जाता है आपका इंटरप्ट हैंडल, तभी आपका इंटरप्ट रिटर्न यानी कि ये आईरेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो जब तक आपका इंटरप्ट रिटर्न आईरेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाके बीच में यहाँ पर कोई एरर आ गया तो फिर से आप दूसरे इसमें चले गए, ये पॉसिबल नहीं है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब यहाँ पे अवॉइड किया जाता है, आप बार बार इंटरप्ट नहीं हो सकते, ये एक क्रिटिकल इशू हो जाता है। सो दिस इज द थिंग कि आप क्या कर रहे हो, पहले एक को हैंडल कर रहे हो एंड जब तक अगर उसी को हैंडल करते वक्त आपके पास कोई दूसरा इंटरप्ट आ गया तो यू हैव टू इग्नोर इट। यू मतलब कि सीपीयू उसको इग्नोर कर देता है। देन इफ मास्क INTR, इफ क्या है आपका इंटरप्ट अनेबल फ्लैग है, ठीक है। दिस कंट्रोल्स द एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल्ड बाय INTR पिन, मतलब कि जो IF बिट है, ठीक है, जो इंटरप्ट इनेबल बिट है आपकी फ्लैग्स रजिस्टर के अंदर है, तो ये क्या कंट्रोल करती है, ये कंट्रोल करती है कि क्या आपके पास जो इंटरप्ट ये है ना
INTR इंटरप्ट रिटर्न इंटरप्ट्स। तो बेसिकली ये INTR इंटरप्ट्स जो आपके नॉर्मल एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं, तो वो अलाउड है या नहीं है। तो ये चीज आपका ये इंटरप्ट अनेबल फ्लैग जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। कौन से टाइप के इंटरप्ट? INTR टाइप के। INTR में से कौन से आते हैं? आपके मास्केबल आते हैं। तो वो मास्केबल आपके अलाउड है या नहीं है, तो ये कंट्रोल करने का काम आपका इंटरप्ट फ्लैग कर रहा होता है। अगर आपका इंटरप्ट फ्लैग 0 है, इसका मतलब कि आपके INTR इंटरप्ट जो है वो आपके इनहिबिटेड है, मतलब कि अलाउड नहीं है। फाइन। और IF अगर 1 है तो आपके INTR इंटरप्ट जो है वो अनेबल्ड है। फाइन। एज विद द अदर फ्लैग बिट, द प्रोसेसर क्लियर्स द इंटरप्ट फ्लैग इन रिस्पॉन्स टू अ रीसेट सिग्नल। तो अगर रीसेट सिग्नल आ जाता है तो आपका IF यानी कि यही इंटरप्ट अनेबल फ्लैग क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है, यानी 0 पे सेट हो जाता है। फाइन। देन वी हैव इंस्ट्रक्शंस लाइक CLI एंड STI। तो CLI आपका क्या है? देखो, क्लियर इंटरप्ट अनेबल फ्लैग, और STI क्या है? सेट इंटरप्ट अनेबल फ्लैग। एक्सप्लिसिटली आफ्टर ऑल्टर IF, या फिर ऑल्टर करने के बाद बिट 9 इन द, तो 9 बिट जो है वो फ्लैग रजिस्टर में आपकी इंटरप्ट फ्लैग की बिट है। दीज इंस्ट्रक्शंस में बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ CPL is around equal to IOPL and a protection exception occurs if they are executed when CPL is greater than IOPL। तो देखो, सिंपल से समझो, मैं आपको बोलने की कोशिश क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर आपको जो इंटरप्ट फ्लैग है उसको क्लियर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है? CLI इंस्ट्रक्शन है। एंड उसको सेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है? आपका STI इंस्ट्रक्शन है। फाइन। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये तभी रन हो सकते हैं जब आपके प्रोग्राम के पास इनफ प्रिविलेज होगा या फिर उसके एडमिन राइट्स होंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या चेक किया जाता है? देखो, यहाँ पर आपका चेक किया जाता है अगर CPL इज लाइक अराउंड इक्वल टू इनपुट आउटपुट प्रिविलेज लेवल, ठीक है, तब आपके इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। एंड द प्रोटेक्शन एक्सेप्शन है वो कब हो सकते हैं? जब आपका CPL ग्रेटर देन IOPL होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है आपके इंटरप्ट फ्लैग रिलेटेड। देन यहाँ पर आपके पास आता है RF मास्क। RF यानी कि RF कौन सा हो गया? रिज्यूम फ्लैग हो गया। ठीक है। तो रिज्यूम फ्लैग भी आपके ई फ्लैग्स में प्रेजेंट होता है। तो दिस मास्क डिफॉल्ट फॉल्ट्स। ठीक है। तो RF बिट जो है ई फ्लैग्स में ये क्या कंट्रोल करता है? रिकॉग्निशन ऑफ द डीबग फॉल्ट्स। तो जो डीबगिंग के अंदर आपका यूज होता है रिज्यूम फ्लैग, बेसिकली ये हमें ये कब सेट होता है? जब आपके पास डीबग एरर आ जाता है। ठीक है। जब तब आपको क्या करना पड़ता है? इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो कुछ भी हो, इस केस में क्या होता है? आपका रिज्यूम फ्लैग आपके इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो जब भी आपका डीबग फॉल्ट आ गया तो आप क्या करते हो? डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट करते हो। देन मूव और पॉप टू SS मास्क सम इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सी, जब आप लाइक व्हेन चेंजिंग द SS मतलब कि स्टैक सेगमेंट। ठीक है। तो कुछ इंटरप्ट हो जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा मास्क्ड होते हैं। मास्क्ड का मतलब अब आपको पता है। ठीक है। तो जब आप चेंज कर रहे हो स्टैक सेगमेंट को, बेसिकली तो जब हम मूव कर रहे होते हैं SS को, तो क्या होता है? इसके अंदर एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? स्टैक की सेटिंग्स को चेंज कर रहे हैं। एंड अगर इंटरप्ट आ जाता है इस केस में बीच में, तो ये क्रैश हो जाता है ना। तो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हो कि आपके पास क्या है? स्टैक के अंदर चेंजेस हो रही हैं, स्टैक सेगमेंट के अंदर आपके पास चेंजेस हो रही है। एंड अगर इसी में बीच में इंटरप्ट आ गया तो इस चेंजेस के ऊपर बहुत असर पड़ता है। एंड ये क्या आपका हो जाता है? ये एक्सेप्शन कॉज करता है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर मूव और पॉप वाला सिस्टम। मूव और पॉप मतलब कि चाहे आप उसके अंदर स्टैक सेगमेंट के अंदर या क्या क्या कहते हैं, मूव कर रहे हो या फिर पॉप कर रहे हो, है ना, इंसर्ट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, कोई भी इंटरप्ट अगर बीच में आ जाता है तो बहुत एक्सेप्शन होता है, क्योंकि स्टैक सेगमेंट अफेक्ट हो जाती है। फाइन। अब आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो बेसिकली ये थे आपके सारे। तो सबसे पहले इनको समराइज मैं आपके लिए कर देती हूँ। अनेबलिंग एंड डिसेबलिंग इंटरप्ट्स में तो सबसे पहले है आपका NMI। ठीक है। तो ये किसको मास्क करता है? ये दूसरे NMIs को मास्क करता है। इसका पर्पस क्या है? ये प्रिवेंट करता है मल्टीपल क्रिटिकल एरर्स को। एक ही टाइम पे आपके बहुत सारे एरर्स नहीं हो सकते, एक ही टाइम पे एक ही एरर आपका जो इंटरप्ट है वो हैंडल होगा। दूसरा है आपके पास IF, यानी कि आपका
IF कौन सा फ्लैग था, इंटरप्ट अनेबल फ्लैग। तो ये किसको मास्क करता है, ये INTR को मास्क करता है। INTR पिन है आपकी, तो ये क्या कंट्रोल करता है, बेसिकली आपका IF ये कंट्रोल करता है नॉर्मल हार्डवेयर इंटरप्ट्स को। बाकी आपके पास यहाँ पर है RF। RF क्या कर रहा है, किसको मास्क कर रहा है, रिज्यूम फ्लैग आपके डीबग फॉल्ट्स को मास्क कर रहा है, तो ये प्रिवेंट कर रहा है रिपीटेड डीबग ट्रिगर्स को, ठीक है। देन आपके पास मूव और पॉप वाला है सिस्टम है, मतलब कि ये किसमें किसको मास्क कर रहा है, कुछ इंटरप्ट्स को मास्क कर रहा है। एंड ये इसका पर्पस बेसिकली ये है टू अवॉइड द इश्यूज ड्यूरिंग योर स्टैक चेंजेस। फाइन, सो आई होप यू गॉट इट। सी now we have priority among the simultaneous interrupts and exceptions। तो अगर simultaneous interrupts और exceptions आ जाते हैं तो इस केस में प्रायोरिटी कैसे होगी, प्रायोरिटी कैसे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इस केस में ये इंटरेस्टिंग है। सी इफ मोर देन वन इंटरप्ट और एक्सेप्शन इज पेंडिंग एट एन इंस्ट्रक्शन बाउंड्री, द प्रोसेसर सर्विसेज वन ऑफ देम एट अ टाइम, है ना। अभी हमारा जो सीपीयू है उसने क्या कर दिया है, इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर दिया है, फिनिश कर दिया है। अब वो चेक करेगा कि क्या कोई इंटरप्ट या एक्सेप्शन तो नहीं है, कोई जो वेट कर रहा हो। तो बेसिकली अगर आपके पास एक से ज्यादा भी है ना, तब भी आपका जो सीपीयू है वो एट अ टाइम एक ही हैंडल कर पाता है। तो एट अ टाइम एक ही हैंडल करने वाली प्रॉपर्टी आपके प्रोसेसर की इनबिल्ट है। तो इस केस में क्या होगा, द प्रोसेसर फर्स्ट सर्विसेज अ पेंडिंग इंटरप्ट और एक्सेप्शन फ्रॉम द क्लास दैट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंटरप्ट हैंडलर। मतलब सीपीयू क्या करता है, एक चूज करता है एंड उसके अंदर भी वो हाईएस्ट प्रायोरिटी देख रहा होता है, एंड उसके बाद उसको रन करता है हैंडलर के अंदर, जो कि स्पेशल रूटीन है टू डील विद इट। एंड यस, तो फिर बाद में वो हैंडलर कोड के पास क्या कर देता है, जंप कर देता है। तो बेसिकली आप कैसे दो तीन अगर आपके पास हैं तो कैसे प्रोसेसर उनमें से चूज करता है, फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सी लोअर प्रायोरिटी एक्सेप्शंस आर डिस्कार्डेड, लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स आर हेल्ड पेंडिंग। यानी कि आपके पास जो लोअर प्रायोरिटी एक्सेप्शंस होंगे आप उनको टेम्परेरीली डिस्कार्ड कर देते हो, बट डोंट वरी उनको आप बाद में जाके कॉट करते हो, ठीक है। और जो लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स हैं उनको आप होल्ड पे डालते हो। याद रखो एक्सेप्शंस डिस्कार्ड हो जाते हैं, मे बी वो बाद में जाके वापस से कॉट होते हैं, लेकिन इंटरप्ट्स जो है लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स उनको आप अभी भी पेंडिंग में रख रहे होते हो, ठीक है। देन discarded exceptions will be rediscovered when the interrupt handler returns control to the point of interruption। मतलब जैसे ही सीपीयू फिनिश करता है उसकी हाई प्रायोरिटी टास्क को, तो वो वापस आता है। अब वो देखता है कि क्या मैंने कोई एक्सेप्शन को स्किप किया था, अब मैं जाके उसको अगेन क्या करूंगा, हैंडल करूंगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक्सेप्शन आपका डिस्कार्ड हो रहा था वो जाके अब यहाँ पर आपका सॉल्व होता है या फिर हैंडल होता है जब आपका हाई प्रायोरिटी टास्क हो जाता है। तो फाइन, सो दिस आर द थिंग जो आपके प्रायोरिटी मैनेज करता है साइमल्टेनियस इंटरप्ट्स और एक्सेप्शंस के अंदर। तो सी यहाँ पर प्रायोरिटी है आपकी, तो क्लास ऑफ इंटरप्ट एंड एक्सेप्शन लिखा है, तो लोएस्ट से हाईएस्ट प्रायोरिटी। देखो अब आपने आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी और लोएस्ट प्रायोरिटी हम कैसे समझेंगे। तो देखो ये कुछ फॉल्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, कुछ इंटरप्ट्स लिखे हुए हैं जो कि हाईएस्ट। देखो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, फॉल्ट्स एक्सेप्ट डीबग फॉल्ट्स, है ना। जैसे कि आपके कौन से हैं, आपके डिवाइड एरर और पेज फॉल्ट। फिर आपके पास है ट्रैप इंस्ट्रक्शंस वाले, इनटू INTN int 3, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, सॉफ्टवेयर जनरेटेड है ये। देन debug traps for this instruction debug, ओके। तो बेसिकली ये क्या है, आप ये इधर तक ही है, ठीक है, ये debug जो है ये नीचे आता है। तो debug traps for this instruction, इसमें आप क्या कर रहे हो, ये debugging के लिए जो यूज हो रहा है। देन debug faults for next instruction, debug fault for next instruction, तो जो आपका लाइक इंपॉर्टेंट हार्डवेयर वगैरह होते हैं या फिर अपकमिंग स्टेप्स जो होते हैं आपके डीबगिंग के, वो आपके इसके अंदर आ रहे होते हैं। देन NMI इंटरप्ट के अंदर आपके हार्डवेयर सिग्नल जो कि आप मास्क नहीं कर सकते, और आपके पास INTR इंटरप्ट सबसे लोएस्ट होता है, ठीक है, जो आपका नॉर्मल हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। फाइन, तो ये आपके सारे, आई होप यू गॉट द पॉइंट। देखो समराइज अगर मैं करूं इसको, तो सीपीयू क्या देता है, प्रायोरिटी देता है फॉल्ट्स को, ठीक है, उसके बाद ट्रैप्स को, उसके बाद डीबग ट्रैप्स को, फिर उसके बाद NMI एंड फाइनली INTR। तो बस आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, और ये एक एक को एट अ टाइम फिनिश करता है। आपका सीपीयू दो इंटरप्ट या एक्सेप्शंस पे एक टाइम पे काम नहीं कर सकता। तो आपके एक्सेप्शन जो है स्किप हो जाते हैं, लेकिन वो लॉस्ट नहीं होते, उनको बाद में जाके हम हैंडल कर रहे होते हैं आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द करंट या फिर हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ लेट अस सी इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल।
बहुत ज्यादा सिंपल है। सी द थर्ड टेबल नीडेड फॉर द इंटेल 386DX सिस्टम इज द इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। मुझे बताओ हमने कौन से पढ़े, हमने जीडीटी पढ़ा, हमने एलडीटी पढ़ा, हमने आईडीटी भी पढ़ा। तो जो आईडीटी है वो हमारा थर्ड टाइप का टेबल है जो कि हम इंटरप्ट हैंडल के लिए यूज करते हैं। फाइन। नाउ द आईडीटी कंटेन्स डिस्क्रिप्टर्स। अब देखो आईडीटी ना एक टेबल की तरह होता है, ठीक है, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। इसके अंदर बहुत सारे डिस्क्रिप्टर्स होते हैं एंड ये सारे डिस्क्रिप्टर्स क्या है ना, इन सब के अंदर आपके पास इंटरप्ट हैंडल करने का कोड लिखा है। अब ये टोटल कितने होते हैं, टोटल आपके पास जैसे 256 इंटरप्ट्स हैं तो 256 इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स होंगे। अब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स क्या होते हैं, देखो आप एक स्टोरी सुनो। आपको एक इंटरप्ट को हैंडल करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको डिवाइड बाय जीरो एरर को क्या करना है, हैंडल करना है। तो वो डिवाइड बाय जीरो एरर को हैंडल करने के लिए हमारा सीपीयू कोई कोड है उसके पास जो हैंडल करने के लिए उसके पास लिखा हुआ है, वो उस कोड को रन करता है एंड फिर उसको हैंडल करता है, ठीक है। तो ये केस होता है जब आपका कोई इंटरप्ट हैंडल हो रहा होता है। अब कोई भी दूसरा इंटरप्ट होगा तो आपके पास क्या है, प्री रिटर्न कोड्स हैं, तो वो प्री रिटर्न कोड्स को ही क्या बोला जाता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो अब जैसे कि आपके पास 256 इंटरप्ट्स हैं तो हमारे प्रोसेसर के पास 256 डिफरेंट इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स होंगे, यानी कि 256 कोड्स लिखे होंगे कि अगर ये एरर या फिर इंटरप्ट आता है तो आपको ऐसे इसको हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपकी इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल है इसमें कितने डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, टोटल 256 डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। एंड इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास 256 इंटरप्ट्स हैं एंड उनको हैंडल करने के लिए 256 आपके पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स हैं। फाइन। नाउ द आईडीटी में कंटेन ओनली टास्क गेट, इंटरप्ट गेट्स एंड द ट्रैप गेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क गेट क्या होता है, ये 3 टाइप के गेट्स होते हैं जो आपका आईडीटी अलाउ करता है, मतलब कि आपके पास 3 टाइप के इसमें डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। अब वो कौन से 3 टाइप के डिस्क्रिप्टर्स हैं, देखो सबसे पहले आपके पास है टास्क गेट, मतलब कि आप एक टास्क पे हो, आप दूसरे टास्क पे स्विच कर सकते हो। आपके पास क्या है, आपका एक काम चल रहा है, एक टास्क चल रहा है, अब आपका इंटरप्ट आ गया, आप दूसरे टास्क पे चले गए। फिर आपके पास है इंटरप्ट गेट्स। इंटरप्ट गेट्स में आप क्या करते हो, आप एक टास्क पे हो, अब आपके पास इंटरप्ट आ गया तो आप उसको सॉल्व करने, हैंडल करने चले गए, लेकिन अगर उसको हैंडल करते वक्त आपके पास कोई और इंटरप्ट आ गया तो वो आपका इग्नोर हो जाता है, उसको हम हैंडल नहीं करते हैं, ये बात याद रखना। ट्रैप गेट्स के अंदर क्या होता है, आपके कंटिन्यू होते रहते हैं, जितने इंटरप्ट्स आ रहे हैं वो आपके आगे 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 हैंडल होते रहते हैं। सी मतलब आपका क्या है, सपोज ये आपका एक इंटरप्ट है, मतलब ये काम था बेसिकली आप जो कर रहे थे, ठीक है। अब बीच में एक इंटरप्ट आ गया, आप दूसरे काम को हैंडल करने चले गए। अब इसी को आप कर रहे थे लेकिन दूसरा आ गया तो आप इसको भी हैंडल करने चले गए, दूसरा आ गया तो इसको भी हैंडल करने चले गए। तो ये किस केस में होता है, ये आपके ट्रैप गेट की केस में होता है। और आपका मतलब जब आप एक टास्क कर रहे हो एंड एक इंटरप्ट आ गया, आप उसको हैंडल कर रहे हो, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक आप दूसरे को हैंडल नहीं कर सकते, ये होता है आपका इंटरप्ट गेट, ठीक है। और टास्क गेट मतलब कि नॉर्मली आप टास्क में स्विच कर सकते हो बाय यूजिंग इट, ठीक है। तो ये आपका यूज होता है, ये अलग अलग टाइप के आपके गेट्स होते हैं। फाइन। नाउ द आईडीटी शुड बी एटलीस्ट 256 बाइट्स इन द साइज, ऑब्वियसली, ताकि वो ये सारे डिस्क्रिप्टर्स को होल्ड कर सके फॉर द 32 इंटेल रिजर्व्ड इंटरप्ट्स। नाउ every interrupt used by the system must have an entry in the IDT। मुझे बताओ, अब जैसे ये सारे डिस्क्रिप्टर्स हैं, अब कोई भी इंटरप्ट आ जाए तो क्या हम सबको एक एक करके देखने बैठेंगे एंड फिर हमारा इंटरप्ट हैंडल होगा, नहीं। अब हमारे पास सबके लिए एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, है ना। हमारा जो प्रोसेसर है वो समझ में आना चाहिए उसको कि आईडीटी टेबल में जाके अगर मेरे पास ये इंटरप्ट हुआ है तो वो मुझे एग्जैक्टली पहले ही कैसे मिल जाएगा। तो आईडीटी एंट्रीज के लिए हमारे पास होता है इंट इंस्ट्रक्शंस, एक्सटर्नल इंटरप्ट वेक्टर्स एंड एक्सेप्शंस। तो बेसिकली यहाँ पर आपको इतना ही समझना है कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो कि सीपीयू पहले क्या करता है, आईडीटी को चेक करता है। वो क्या देखता है कि कौन से इंट टाइप का इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि इंट 3 है या फिर इंट 4 है, इंट 5 है, कोई भी। फिर अगर उसने एक्सटर्नल इंटरप्ट रिसीव किया है क्या हार्डवेयर से, या फिर वो डिटेक्ट एक्सेप्शन को कर रहा है जैसे डिवाइड बाय जीरो, तो ऐसे अलग अलग आपके पास इंटरप्ट होते हैं जो आईडीटी के अंदर आपके पास सेव होते हैं। तो आईडीटी क्या हेल्प करता है आपके सीपीयू को टू फाइंड आउट करेक्ट आईएसआर। आईएसआर मतलब कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ये अच्छे से याद रखना कि सबको इसमें कंफ्यूजन होती है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है। तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन कुछ नहीं है, जो वो कोड्स हैं जो कि अब देखो, अगर मैं इस
डिस्क्रिप्टर को जाऊंगी, सपोज ये स्टार्टिंग वाला मैं इसको समझ रही हूँ ये 0 है एंड ये डिवाइड बाय 0 एरर के लिए डिस्क्रिप्टर है। तो ये डिस्क्रिप्टर, अब मुझे बताओ डिस्क्रिप्टर का काम क्या है। डिस्क्रिप्टर का तो काम ये है ना कि उसके पास बेस होती है, लिमिट होती है। किसकी बेस और लिमिट होगी? आईएसआर की बेस और लिमिट होगी। आईएसआर यानी कि वो कोड जो कि लिखा हुआ है टू हैंडल दिस, है ना। तो ये आपके होते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि आईडीटी कैसे क्यों यूज किया जाता है। नाउ सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम आपको बनाना होगा आईडीटी के लिए एंड सी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका सीपीयू है यहाँ पे, ठीक है। इसके पास उसका आईडीटी का बेस है एंड आईडीटी का लिमिट है। तो सीपीयू के अंदर हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास मेमोरी में एग्जैक्टली बेस किधर है, लिमिट की मतलब बेस और लिमिट से एग्जैक्टली आईडीटी किधर है ये पता चल जाएगा। अब इस डायग्राम से ये समझ में आता है कि बेस एड्रेस 32 बिट का होता है, देखो 0 से 31, और जो लिमिट होती है वो आपकी 16 बिट की होती है, ठीक है। अब ये जो बेस है ये किसको पॉइंट करेगा? स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ आईडीटी। तो स्टार्टिंग एड्रेस आपका आ गया एंड ये आपका टोटल जाएगा n तक। टोटल कितने जाएंगे आपके? n कितना होता है आपका? 256 होता है। फाइन, तो आप 0 1 2 3, तो टोटल आपके पास 256 इंटरप्ट होते हैं एंड उन सबके गेट्स होते हैं। तो ये गेट्स आप बोलते हो, ठीक है। वैसे इनको हम क्या बोल रहे होते हैं? डिस्क्रिप्टर्स बोल रहे होते हैं। यहाँ पर आप इनको गेट्स भी बोल सकते हो। गेट्स मतलब कि एग्जैक्टली हम समझ पा रहे हैं कि इस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए आपको इस गेट में एंट्री लेनी है। 1 नंबर के इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए आपको 1 वाले गेट में एंट्री लेनी है। तो ऐसे आपकी जो है मेमोरी एड्रेस भी इंक्रीज होता जाता है एंड दिस इज नथिंग बट योर एग्जैक्ट इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल इन योर मेमोरी, ठीक है। तो ये डायग्राम यू हैव टू मेक इन एग्जाम्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस, दीज आर आईडीटी डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है। तो आईडीटी डिस्क्रिप्टर्स के बारे में अभी हमने जो है सिंपल आईडीटी टेबल के बारे में पढ़ा, उसके अंदर डिस्क्रिप्टर्स थे उनके बारे में पढ़ा। अब आईडीटी डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं, लेट्स सी। नाउ सी, यहाँ पे आपके पास क्या है? टास्क गेट है। तो टास्क गेट क्यों यूज किया जाता है हमें पता है, इट इज यूज टू स्विच द टास्क, है ना। हम किसका यूज करते हैं? टीएसएस का यूज करके टास्क स्विच करते हैं। तो उस केस में कौन सा गेट यूज होता है? आपका टास्क गेट यूज होता है, ठीक है। एंड उसी का ये पूरा डायग्राम है, ये हमने यूनिट 5 में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा हुआ है एंड आई होप कि आपने इसको लर्न भी कर लिया है। देन आपके पास होता है इंटरप्ट गेट। तो इंटरप्ट गेट आपका मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गेट है जो कि आपकी आईडीटी में यूज होता है बेसिकली, क्योंकि पूरी इंटरप्ट ही डिस्क्रिप्टर टेबल है ना। तो इंटरप्ट गेट सबसे ज्यादा होता है आपके पास एंड ये उसका डायग्राम है। तो आई होप कि ये भी आपने देखा हुआ है, सिंपल वो ही फॉर्मेट में है। ऑफसेट, प्रेजेंट बिट, डीपीएल बिट, है ना। उसके बाद आपके पास ये टाइप आ जाता है, फिर ये सारी चीजें आपकी सेगमेंट सिलेक्टर एंड ऑल। ट्रैप गेट के अंदर आपके पास क्या होता है? देखो सब में बस ये टाइप चेंज है, ये टाइप चेंज है ना। ये वाला देखो, ये टाइप ही क्या कर रहा है? इन डिस्क्रिप्टर्स को अलग बना रहा है। फाइन, तो ये आपके अलग अलग टाइप के गेट्स होते हैं जो कि आपकी किस में प्रेजेंट है? ये आपके इसमें आईडीटी डिस्क्रिप्टर्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो मैं इसकी बात कर रही थी ना, टास्क गेट, इंटरप्ट गेट और ट्राइप गेट्स के, तो वो यही सारे गेट्स हैं एंड ऐसे ही बहुत सारे गेट्स आपके पूरे इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको आइडिया आ गया है, मेमोराइज कर लिया है आपने कि एग्जैक्टली कौन से टाइप के इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं बेसिकली एंड इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल में वो कैसे स्टोर होते हैं। नाउ लेट अस सी इंटरप्ट टास्क एंड इंटरप्ट प्रोसीजर्स। तो सी, just a call instruction can either a procedure or a task, so an interrupt or exception can call an interrupt handler that is either a procedure or task। मतलब कि यहाँ पर क्या बात हो रही है? सी, बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझो आप। टास्क यहाँ पर क्या हम समझ रहे हैं कि जो आपका टास्क गेट है, ठीक है, टास्क गेट क्यों यूज किया जाता है? मतलब जो टास्क गेट है इट इज यूज्ड इन योर आईडीटी, है ना। और जो टास्क गेट है इट डजंट डायरेक्टली पॉइंट टू द हैंडलर, वो किसको पॉइंट करता है? वो टीएसएस डिस्क्रिप्टर को पॉइंट करता है एंड उसके बाद टीएसएस डिस्क्रिप्टर कहाँ होता है? जीडीटी के अंदर हो रहा होता है। तो आप यहाँ पर इंटरप्ट टास्क की अगर यहाँ पे हम बात करें, है ना, इंटरप्ट टास्क की हम बात करें, तो सिंपल आप समझ सकते हो कि जब आपका कॉल इंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इट कैन कॉल आइदर अ प्रोसीजर और टास्क, है ना। तो कॉल इंस्ट्रक्शन या तो आपके फंक्शन को कॉल करेगा या तो टास्क को कॉल करेगा एंड टास्क को कॉल करने वाला प्रोसीजर मैंने जस्ट आपको बताया टास्क गेट वाला, है ना। टास्क गेट है, टास्क गेट आपके आईडीटी में होता है और टास्क गेट किसको पॉइंट करता है? जीडीटी के अंदर टीएसएस डिस्क्रिप्टर को कॉल करता है, ठीक है। ओके, तो जो कॉल इंस्ट्रक्शन होता है वो आपके प्रोसीजर या फिर टास्क को कॉल कर सकता है। सो एन इंटरप्ट और एक्सेप्शन कैन
कॉल एन इंटरप्ट हैंडलर दैट इज आइदर अ प्रोसीजर और टास्क। समझ में आ रही है बात? मतलब कि जो नॉर्मल कॉल इंस्ट्रक्शन है उस वो भी या तो प्रोसीजर या तो टास्क को कॉल करेगा, और वैसे ही इंटरप्ट और एक्सेप्शंस का जो कॉल है वो भी आपके आइदर प्रोसीजर या फिर टास्क के इंटरप्ट हैंडलर को कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल इंस्ट्रक्शन के बारे में हमें बताया। तो व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू एन इंटरप्ट और एक्सेप्शन द प्रोसेसर यूजेस द इंटरप्ट और एक्सेप्शन आइडेंटिफायर टू इंडेक्स अ डिस्क्रिप्टर इन द आईडीटी। तो आईडीटी तो बहुत बड़ी है, मैंने आपको बोला कि आपके पास क्या है ना, ये बहुत सारे डिस्क्रिप्टर्स प्रेजेंट है, तो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्टर कैसे पता चलेगा यहाँ पे? तो व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू एन इंटरप्ट और एक्सेप्शन द प्रोसेसर यूजेस द इंटरप्ट एक्सेप्शन आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का यूज करके आप उस इंडेक्स पे जा सकते हो जहां पर वो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्टर आपका आईडीटी में प्रेजेंट है। फाइन। नाउ इफ द प्रोसेसर इंडेक्सेस टू एन इंटरप्ट गेट या फिर ट्रैप गेट, ठीक है, अब क्या आपका जो प्रोसेसर है, अब चाहे वो इंटरप्ट गेट में गया हो या आप ट्रैप गेट में, वो किसको इन्वोक करता है? इट इन्वोक्स द हैंडलर इन द मैनर सिमिलर टू अ कॉल गेट, कॉल टू द कॉल गेट। मतलब जैसे हमने कॉल को पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने कौन से यूनिट में कॉल का पढ़ा है? मे बी हमने यूनिट 4 में कॉल पढ़ा हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो कॉल के अंदर जैसे कॉल गेट में कॉल हमारा रन करता है, सेम उसी तरीके से आपका इंटरप्ट और ट्रैप गेट का अगर यहाँ पर डिस्क्रिप्टर इंटरप्ट या ट्रैप गेट के डिस्क्रिप्टर को कॉल कर रहा होगा, तो उसी सेम मैनर के अंदर यहाँ पर वो कॉल होता है, जैसे कि कॉल गेट में कॉल हो रहा था। ठीक है, अब ये तो यहाँ पर इंटरप्ट गेट और ट्रैप गेट के बारे में बताया। तो अगर प्रोसेसर टास्क गेट को फाइंड आउट कर रहा है तो इट कॉजेज अ टास्क स्विच। ठीक है, याद रखो यहाँ पर कॉल ही होगा, नॉर्मल कॉल ही होगा, लेकिन अगर कॉल आपके टास्क गेट को जा रहा है तो बेसिकली इस केस में क्या होता है? आपका टास्क स्विच होता है इन अ मैनर सिमिलर टू द कॉल टू अ टास्क गेट। जैसे कि आपका कॉल होता है टास्क गेट के अंदर, तो वैसे होता है अगर टास्क गेट आपके प्रोसेसर ने फाइंड आउट किया है, अगर इंटरप्ट गेट या ट्रैप गेट किया है, तो कॉल ऐसे होता है जैसे सिंपल कॉल गेट में हो रहा था। फाइन, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ लेट अस सी इंटरप्ट टास्क। ठीक है, तो इंटरप्ट टास्क के अंदर अ टास्क गेट इन द आईडीटी पॉइंट्स इनडायरेक्टली टू द टास्क, द सिलेक्टर ऑफ द गेट पॉइंट्स टू द टीएसएस डिस्क्रिप्टर इन द जीडीटी। तो ये मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर टास्क समझाते हुए कि कैसे टास्क को कॉल किया जाता है। तो बेसिकली ये वही है कि टास्क गेट आपका कहाँ पर है? आईडीटी के अंदर पॉइंट करता है, लेकिन इनडायरेक्टली पॉइंट करता है। कैसे? आपके टीएसएस डिस्क्रिप्टर को पॉइंट करता है जीडीटी में बाय यूजिंग योर यहाँ पर सिलेक्टर। ठीक है, सो दिस आर योर इंटरप्ट टास्क। अब इंटरप्ट प्रोसीजर्स की बात करें तो इंटरप्ट प्रोसीजर के अंदर सी यू हैव एन इंटरप्ट गेट और ट्रैप गेट पॉइंट्स इनडायरेक्टली टू अ प्रोसीजर विच विल एग्जीक्यूट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करेंटली एग्जीक्यूटिंग टास्क, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या यूज होता है? अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंटरप्ट गेट और जो ट्रैप गेट है ये इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? एक प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स होते हैं, मतलब आईडीटी है एंड आईडीटी में आपके पास बहुत सारे डिस्क्रिप्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर इस डिस्क्रिप्टर को कॉल किया तो इसका एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, मतलब कि इसका कोड है। मतलब अगर कोई इंटरप्ट आपका हो गया है, अब ये इंटरप्ट हो गया है, तो सीपीयू क्या करता है? जाके आईडीटी के अंदर चेक करता है, ये आपकी आईडीटी है, तो इस आईडीटी में चेक करता है कि क्या इस इंटरप्ट को हैंडल करने का कोड मेरे पास है, या इस इंटरप्ट को हैंडल करने का इंटरप्ट सर्विस रूटीन मेरे पास है। तो फिर वो यहाँ पे चेक करता है, अगर वो डिस्क्रिप्टर हमें उस इंटरप्ट का मिल जाता है तो उससे हम जाके उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट कर देते हैं। फाइन, तो वो इंटरप्ट जो है वो आपका हैंडल हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जीक्यूशन का पर्पस। नाउ the selector of the gate points to an executable segment descriptor in either the GDT और current LDT, है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका जो इंटरप्ट प्रोसीजर है बेसिकली उसके अंदर जो सिलेक्टर है वो किसका सिलेक्टर? गेट पॉइंट्स का गेट का सिलेक्टर वो किसको पॉइंट करता है? एग्जीक्यूटेबल सेगमेंट को, जो आपकी या तो जीडीटी में प्रेजेंट है या तो वो एलडीटी में प्रेजेंट है। एग्जीक्यूटेबल सेगमेंट यानी कि जो सेगमेंट को बेसिकली हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, द ऑफसेट फील्ड ऑफ द गेट पॉइंट्स टू बिगिनिंग ऑफ द इंटरप्ट और एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसीजर। मतलब कि जो ऑफसेट फील्ड है उसके अंदर क्या होता है? एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होता है? इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस होता है। फाइन, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस कौन स्टोर करके रखता है? ऑब्वियसली आपका ऑफसेट स्टोर करके रखता है। नाउ द 80386 इन्वोक्स एन इंटरप्ट और एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसीजर इन मच द सेम मैनर एज इट कॉल्स प्रोसीजर फॉर द फॉलोइंग सेक्शन। मतलब कि
जैसे कि आपके ये वाले सारे इंटरप्ट हैंडल होते हैं, जैसे कॉल होता है ना, सेम ऐसा ही कॉल आपके इंटरप्ट और एक्सेप्शंस के लिए को हैंडल करने के लिए भी होता है। जैसे कि स्टैक ऑफ इंटरप्ट प्रोसीजर, अगर या फिर आप रिटर्न कर रहे हो इंटरप्ट प्रोसीजर में से, फ्लैग्स यूजेज बाय इंटरप्ट प्रोसीजर एंड प्रोटेक्शन इन इंटरप्ट प्रोसीजर। तो यहाँ पर अगर स्टैक की बात करें, स्टैक ऑफ इंटरप्ट प्रोसीजर, तो जब हमारा इंटरप्ट हो रहा है, ठीक है, व्हेन द इंटरप्ट ऑकर्स, तो सीपीयू ऑटोमेटिकली पुश कर देता है इंपॉर्टेंट वैल्यूज को स्टैक के अंदर। अब वो स्टैक वैल्यूज में कौन सी वैल्यूज जा सकती हैं इंपॉर्टेंट, आपकी ई फ्लैग्स जा सकते हैं, कोड सेगमेंट जा सकता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जा सकता है। तो अगर प्रिविलेज लेवल चेंज भी हो गया तो सीपीयू के पास वो स्टैक होगी ताकि वो उसी करंट प्रोसीजर पे वापस आ सके। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर हो गया स्टैक का। अब रिटर्निंग फ्रॉम एन इंटरप्ट प्रोसीजर, तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज होता है हमें अच्छे से पता है, आईरेट इंस्ट्रक्शन, इंटरप्ट रिटर्न इंस्ट्रक्शन, जो हम यूज करते हैं टू रिटर्न फ्रॉम द प्रोसीजर। मतलब हमने हमारे पास क्या था, एक टास्क था एंड बीच में हमारे पास इंटरप्ट आ गया, हम उस इंटरप्ट को हैंडल करने गए एंड जब वो इंटरप्ट पूरा हैंडल हो गया, हमें वापस से अपने टास्क पे आना है, तो वो इंटरप्ट पूरा हैंडल जब हो जाता है तो इंटरप्ट रिटर्न या फिर आईरेट इंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो, जो कि एग्जीक्यूट होता है एंड वापस से हम अपने करंट टास्क पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिटर्निंग फ्रॉम एन इंटरप्ट प्रोसीजर वाला सिस्टम था। फिर आपके पास फ्लैग्स यूजेज बाय इंटरप्ट प्रोसीजर, तो हमें पता है कि ई फ्लैग रजिस्टर, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम फ्लैग्स होते हैं, जैसे कि आईएफ फ्लैग हो गया जो कि इंटरप्ट अनेबल फ्लैग था, वो हमने देखा यहाँ पर हमारे इंटरप्ट प्रोसीजर में यूजफुल है। तो सीपीयू क्या करता है, क्लियर करता है आईएफ फ्लैग को। जैसे ही आपके इंटरप्ट गेट में एंट्री हो जाती है ना नेस्टेड इंटरप्ट्स की, मतलब जो नेस्टेड इंटरप्ट्स है उनको डिसेबल करने के लिए आपका आईएफ फ्लैग क्लियर हो जाता है। एंड अगर वो अनचेंज्ड रहा थ्रू अ ट्रैप गेट, तो आपके पास नेस्टेड इंटरप्ट्स आपके जो है ना अलाउ हो सकते हैं। तो बेसिकली ये वो वाला सिस्टम यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रोटेक्शन इन इंटरप्ट प्रोसीजर, तो प्रोटेक्शन की बात करें तो आपके पास डीपीएल है, डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल, सेगमेंट सिलेक्टर्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि आप ओनली ऑथराइज्ड कोड जो है वो ही इन्वोक होगा सर्टेन इंटरप्ट हैंडलर से। डीपीएल क्या करता है मुझे बताओ, देखो हम करंट प्रिविलेज लेवल और डीपीएल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो टास्क हमारा करंटली रन हो रहा है वो सीपीएल होता है, एंड जो हम मतलब वो सीपीएल में बेसिकली स्टोर होता है, एंड जो टारगेट है मतलब जो जिसमें हमें टास्क स्विच करना है उसकी इन्फो डीपीएल में प्रेजेंट होती है। तो ये सारी प्रोटेक्शन के लिए ही तो हो रहा है ना, तो दिस इज द थिंग्स। ठीक है, ये क्या है, आपके इंटरप्ट प्रोसीजर जो है आपके करंट टास्क के अंदर ही रन करते हैं, किसका यूज करके, इंटरप्ट या फिर ट्रैप गेट का यूज करके। तो बेसिकली ऐसे आपका इंटरप्ट प्रोसीजर जो है वो काम करता है। तो ये क्या थे, ये आपके अलग अलग टाइप के इंटरप्ट प्रोसीजर्स थे जो कि आप एग्जाम्पल में बता सकते हो। नाउ लेट अस सी दिस डायग्राम, यहाँ पर आपको इंटरप्ट वेक्टरिंग फॉर प्रोसीजर समझ में आएगा। तो बेसिकली कैसे आपका प्रोसेसर जो है वो लोकेट करता है और इन्वोक करता है इंटरप्ट या एक्सेप्शन हैंडलर प्रोसीजर को यूजिंग योर आईडीटी, वो हमें यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, सॉरी मे बी आपको आवाज आ रही होगी बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन बिहाइंड माई बिल्डिंग, सो आई डोंट नो ये आवाज आ रही है नहीं। माइक में भी आवाज आ जाएगी बिकॉज कंस्ट्रक्शन बहुत हाई चल रहा है, तो सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। अब यहाँ पर चलिए हम इंटरप्ट वेक्टरिंग की बात कर रहे हैं फॉर प्रोसीजर्स। तो मैंने आपको बता दिया इंटरप्ट वेक्टरिंग का मतलब क्या, कि हमारा जो प्रोसेसर है कैसे लोकेट करता है इंटरप्ट या एक्सेप्शन हैंडलर्स को यूजिंग आईडीटी, वो हमें समझना है। तो स्टेप बाय स्टेप फ्लो देखो। सबसे पहले आपके पास क्या है, देखो आपके पास है इंटरप्ट आईडी। इंटरप्ट आईडी, तो जैसे ही आपका इंटरप्ट होता है तो सीपीयू क्या रिसीव करता है, इंटरप्ट वेक्टर नंबर रिसीव करता है जिसको इंटरप्ट आईडी बोला जाता है। ठीक है, नाउ आईडीटी लुकअप, सी यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आईडीटी लुकअप, मतलब कि ये आईडी आप देखते हो जाके, ये आपका इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल है ना, तो ये जाके आप देखते हो अपने पूरे इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल में कि ये आईडी मैच करने वाला कौन सा इंटरप्ट है। ठीक है, तो अब आईडीटी एंट्री जो है वो आपकी या तो ट्रैप गेट हो सकती है या तो इंटरप्ट गेट हो सकती है। ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जीडीटी है, एलडीटी है। ठीक है, तो ये जीडीटी एलडीटी से क्या मिलता है हमें, गेट डिस्क। यहाँ पर बेसिकली अगर सपोज हम लोग इतने इसको सिंपल ये बात करें कि आपके गेट के पास जो गेट है ट्रैप गेट, यहाँ पर आपके पास कौन से गेट है, एक ट्रैप गेट है और एक क्या है आपके पास इंटरप्ट गेट है। तो हमेशा याद रखो जो गेट होता है ना, गेट के पास क्या होता है, एक तो सिलेक्टर होता है और एक ऑफसेट होता है।
ठीक है, एक सिलेक्टर होता है और एक ऑफसेट होता है। तो सिलेक्टर यानी कि इसके पास क्या होगा, सेगमेंट होगी। सेगमेंट कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी जीडीटी में प्रेजेंट होती है। तो हो सकता है जीडीटी में हो या एलडीटी के अंदर हो, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको सिलेक्टर मिल जाएगा। एंड सिलेक्टर मतलब कि वो किसको रेफर कर रहा है, सेगमेंट को रेफर कर रहा है। तो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर आपको यहाँ पर जो है मिल जाता है। फाइन। अब आपका ऑफसेट भी है। अब ऑफसेट क्या प्रोवाइड करता है, मुझे बताओ। ये ऑफसेट प्रोवाइड करता है एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट ऑफ द एक्चुअल प्रोसीजर, जहां पर आपको जाना है उस सेगमेंट के अंदर। अब आपको पूरी सेगमेंट तो मिल गई, लेकिन उस सेगमेंट में भी आपको कहाँ जाना है एग्जैक्ट, उसकी एक्चुअल लोकेशन कौन देता है, आपको ऑफसेट देता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर भी फाइनल टारगेट आपका क्या बन रहा है, देखो आप यहाँ पे सिलेक्टर का यूज करके क्या कर रहे हो, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर को रिट्राइव कर रहे हो जीडीटी या एलडीटी में से। और ये डिस्क्रिप्टर के अंदर क्या है, डिस्क्रिप्टर के अंदर बेस एड्रेस होगा। ये बेस एड्रेस किसका होगा, आपके एग्जीक्यूटेबल सेगमेंट का बेस एड्रेस होगा। और ये जो ऑफसेट है, इस ऑफसेट से डायरेक्टली एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, तो हमें सेगमेंट के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी कि कहाँ पर हमारे इंटरप्ट हैंडलर प्रोसीजर प्रेजेंट है। तो सिंपल यहाँ पे भी कौन सा टारगेट हुआ, आपका बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट इज इक्वल टू योर एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप क्या याद रख सकते हो, आपके पास इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल है। इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल में गेट मिलता है, उस गेट में क्या होता है, गेट में आपके पास सिलेक्टर और ऑफसेट होता है। तो वो सिलेक्टर जीडीटी में जाके सेगमेंट डिस्क्रिप्टर को पॉइंट करता है, जिससे हमें सेगमेंट का बेस एड्रेस मिल जाता है। एंड ऑफसेट हमें एंट्री लोकेशन, एग्जैक्ट एंट्री लोकेशन दे रहा होता है, तो एग्जीक्यूटेबल सेगमेंट हमें मिल जाता है। तो यही क्या है, यही वो कोड है जो हमें रन करना है टू हैंडल दिस इंटरप्ट जो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब देखो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन कंडीशंस हैं, अब इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। मैं इसमें आपको कुछ सिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन समव्हाट। सी, नाउ सी फर्स्ट वाला आपका क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सेगमेंट सिलेक्टर है टीएसएस डिस्क्रिप्टर का, इट रेफरेंस टू द जीडीटी एंड इज विद इन द लिमिट्स ऑफ टेबल। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या चेक हो रही है ना, और कौन सा एरर है, मतलब अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो कौन सा एरर हो सकता है ना, और कहाँ पे एरर होता है अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी। सपोज अब ये जो है ना, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि इसमें चेक क्या हो रहा है। इसमें ये चेक हो रहा है कि इज द टीएसएस टास्क इन्फो इन द टेबल वैलिड। आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो टीएसएस की इंफॉर्मेशन है, वो टेबल में वैलिड है या नहीं है। ठीक है, अगर ये फेल हो जाता है तो आपके पास क्या, कौन सा एरर आता है, देखो यहाँ पे #GP एरर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा एरर कोड रेफरेंस के लिए होता है, मतलब कि वेयर द एरर हैपेंड, द एरर इज हैपेंड इन द न्यू टास्क टीएसएस। फाइन। अब इस यहाँ पर क्या लिखा है, टीएसएस डिस्क्रिप्टर इज प्रेजेंट इन मेमोरी। मतलब यहाँ पर हम चेक क्या कर रहे हैं, हमारा सीपीयू चेक कर रहा है कि क्या हमारा टीएसएस मेमोरी में लोड हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ है तो एनपी एक्सेप्शन जो है वो आता है। एंड उसके बाद रेफरेंस क्या, मतलब कि कहाँ एग्जैक्टली होता है ये एरर, ये आपका न्यू टास्क टीएसएस के अंदर एरर हो रहा होता है। ठीक है, देन यू हैव टीएसएस डिस्क्रिप्टर इज नॉट बिजी, है ना। मतलब कि यहाँ पे चेक किया जाता है कि क्या आपका टीएसएस ऑलरेडी यूज में तो नहीं है, क्या ऑलरेडी टास्क स्विच्ड तो नहीं है। तो उस केस में अगर ये फेल हो जाता है तो जीपी एरर आपके पास यहाँ पे आता है, फॉर जंप कॉल एंड इंट। ओके, एंड कहाँ पर होता है ये एरर, ये आपके टास्क बैकलिंग के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि सिंपल आप समझ सकते हो, टास्क के टीएसएस के अंदर कौन सा टास्क जो कि आप यहाँ पर बिजी है वो चेक कर रहे हो। फाइन। नाउ टीएसएस डिस्क्रिप्टर इज नॉट बिजी फॉर टास्क स्विच इनिशिएटेड बाय द आईरेट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर टास्क स्विच इनिशिएटेड बाय दिस कॉल इंटरप्ट और एक्सेप्शन, अगर इससे टास्क स्विच इनिशिएट हुआ है तो ये वाला एरर होता है। और अगर आईरेट इंस्ट्रक्शन से टास्क स्विच हुआ है तो टीएस जो है आपके पास एरर आ रहा होता है, टास्क स्विच एरर। ठीक है, एंड ये भी कहाँ होता है, न्यू टास्क के अंदर। अब यहाँ पे देखो, ये देखो बहुत सारे कंडीशंस, अब ये एक एक मैं एक्सप्लेन करते बैठूंगी। देखो आपको क्या होता है ना, आपके पास क्वेश्चन ऐसे आता है कि कंडीशन ये है, तो आपको एक्सेप्शन बताना है, एरर कोड रेफरेंस बताना है। तो इसीलिए ना ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं आपको बता भी रही हूँ तो आपको इसको एट द एंड लर्न ही करना है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो मैं ये एक पेज और समझा दूंगी, ये जो है ना देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स। सी, अभी आपको यहाँ पर समझ गया कि अगर इंटरप्ट कॉल और एक्सेप्शन से अगर आपका टीएसएस डिस्क्रिप्टर बिजी है, ये चेक हम कर रहे हैं, तो अगर वो बिजी है तो यहाँ पर जीपी एक्सेप्शन आता है। और अगर वो आईरेट इंस्ट्रक्शन से बिजी है तो आपके पास टीएस एक्सेप्शन आता है। फाइन। नाउ
यहाँ पे देखो, TSS सेगमेंट लिमिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 108, यानी कि यहाँ पर चेक क्या हो रहा है कि आपका जो TSS का साइज है क्या वो बिग इनफ है, एटलीस्ट वो 108 या फिर 44 है। 108 किस केस में, 32 बिट के केस में, और 44 किस में, 16 बिट के केस में। तो यहाँ पर साइज देखा जा रहा है TSS सेगमेंट का, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक हो रही है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मतलब आपके पास टीएस एक्सेप्शन आएगा। और एरर के अंदर क्या आएगा, न्यू टास्क टीएसएस, मतलब कि एग्जैक्टली एरर कहाँ पर हो रहा है, आपके न्यू टास्क के टीएसएस में हो रहा है। रजिस्टर्स आर लोडेड फ्रॉम द वैल्यूज इन टीएसएस। अब एलडीटी सेगमेंट सिलेक्टर ऑफ न्यू टीएसएस इज वैलिड। अब यहाँ पर हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, इससे ऊपर हमने टीएसएस डिस्क्रिप्टर की बात की, इससे नीचे हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं जिनके अंदर हमारे टीएसएस की वैल्यू लोड हुई है। तो एलडीटी सेगमेंट सिलेक्टर, एलडीटी सेगमेंट सिलेक्टर मतलब कि हम ये देख रहे हैं क्या इसका लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल जो है, जो एलडीटी है, वो वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो अगर वो नहीं है तो टीएस एक्सेप्शन जो है आपका होगा। एंड ये कहाँ पर हो रहा है, ये एक्सेप्शन कहाँ पर एरर आपका आएगा, न्यू टास्क एलडीटी के अंदर आएगा। फाइन। नाउ कोड सेगमेंट डीपीएल मैचेस सेगमेंट सिलेक्टर आरपीएल, मतलब यहाँ पर चेक किया जा रहा है कोड की परमिशन लेवल, है ना, क्या डीपीएल आरपीएल के इक्वल है। मतलब कि जो टारगेट है, टारगेट ही तो डीपीएल होता है, और आरपीएल यानी रिक्वेस्टेड, तो मतलब जो रिक्वेस्ट किया है क्या वही टारगेट है। तो अगर ये टारगेट मतलब डीपीएल आरपीएल के इक्वल नहीं है तो उस केस में भी आपका टीएस एक्सेप्शन होता है। एंड कहाँ होता है, ये कोड सेगमेंट के अंदर होता है। देन एसएस सेगमेंट सिलेक्टर वैलिड है या नहीं है, स्टैक सेगमेंट जो है वो आपकी वैलिड है या नहीं है, नहीं है तो वापस से टीएस आपका एक्सेप्शन होता है। और कहाँ पे हो रहा होता है, ये अब स्टैक सेगमेंट में होगा क्योंकि ये स्टैक से रिलेटेड है। उसके बाद स्टैक सेगमेंट इज प्रेजेंट इन मेमोरी, मतलब हम देखते हैं क्या स्टैक हमारी मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपके पास एसएफ हैश एसएफ ये वाला एक्सेप्शन होता है। एंड ये भी कहाँ हो रहा होता है, न्यू स्टैक सेगमेंट के अंदर हो रहा होता है। देखो और आपके पास आते हैं यहाँ पे स्टैक सेगमेंट डीपीएल मैचेस सीपीएल, मतलब कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे स्टैक का जो डीपीएल है वो हमारे करंट प्रिविलेज लेवल से मैच कर रहा है या नहीं, नहीं तो ये एक्सेप्शन होगा। एंड कहाँ पर होगा, स्टैक सेगमेंट में होगा। तो सिंपल इतना तो अब आप समझ पा रहे हो कि जहां पर भी स्टैक रिलेटेड कंडीशन चेक कर रहे हैं वहां पर मोस्टली टीएस आपका एक्सेप्शन हो रहा है। एंड कहाँ पर हो रहा है, न्यू स्टैक सेगमेंट के अंदर हो रहा है ना। अब इतना तो आप याद रख सकते हो। अब एलडीटी ऑफ न्यू टास्क इज प्रेजेंट इन मेमोरी, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो सीपीयू है वो चेक कर रहा है क्या न्यू टास्क का जो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल है वो मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं है, नहीं है तो फिर यहाँ पर टीएस एक्सेप्शन आ जाएगा। एंड कहाँ पर आएगा, तो आपके न्यू टास्क एलडीटी के अंदर आएगा। ठीक है, याद रखो, सिंपल है। देखो आपको कंडीशन से ही समझ में आ रहा है कि ये एग्जैक्टली कहाँ पर हो रहा है। एंड मोस्टली आपके टीएस ही है, तो मैं ये बोलूंगी जो टीएस नहीं है ना उनको आप याद रख लो, बाकी सबको टीएस बोल दो, है ना, ऐसा भी आप इसको याद रख सकते हो। अब यहाँ पर बोला जा रहा है सीएस सेगमेंट सिलेक्टर इज वैलिड, मतलब कि कोड सेगमेंट सिलेक्टर क्या वो करेक्ट है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, वो चेक किया जा रहा है। अगेन एक्सेप्शन टीएस एंड कोड सेगमेंट में होगा क्योंकि कोड सेगमेंट रिलेटेड है। अब यहाँ पे भी कोड सेगमेंट चेक किया जा रहा है क्या वो मेमोरी में प्रेजेंट है, और अगर नहीं है तो एनपी यहाँ पर जो है एनपी आपका एरर होगा। एंड यहाँ पर कहाँ पर होगा, एग्जैक्टली कोड सेगमेंट का है तो कोड सेगमेंट में होगा। अब वापस से स्टैक सेगमेंट डीपीएल क्या आरपीएल से मैच कर रहा है या नहीं ये चेक होगा। तो टीएस एक्सेप्शन अगेन ये स्टैक से रिलेटेड है तो न्यू स्टैक सेगमेंट में ये हो रहा होगा। फिर डीएस ईएस एफएस जीएस क्या ये सिलेक्टर्स आपके सेगमेंट सिलेक्टर्स वैलिड है या नहीं। अब ये कौन से टाइप के सिलेक्टर्स हैं, डेटा सेगमेंट के रिलेटेड आपके सेगमेंट्स हैं तो यहाँ पर ये होगा। एंड अगेन टीएस एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद वापस की क्या ये रीडेबल है या नहीं है, नहीं अगर नहीं होंगे तो टीएस एक्सेप्शन अगेन कहां पर होगा, न्यू डेटा सेगमेंट में। क्या ये सारे सेगमेंट्स मेमोरी में प्रेजेंट है। देखो अब यहाँ से आपको एक और समझ में आया कि अगर मेमोरी से रिलेटेड है तो आपके पास कौन सा एक्सेप्शन हो रहा है, एनपी एक्सेप्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ट्रेंड समझ में आ रहा है ना, ट्रेंड समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये न्यू डेटा सेगमेंट में हो रहा होगा। अब ये क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू सीपीएल अगर है तो यहाँ पर टीएस अगेन डेटा सेगमेंट से रिलेटेड। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे ये जो एसएफ हुआ है, ये एसएफ हमें नया दिख रहा है, ये किस केस में हुआ है, जब हम चेक कर रहे हैं कि स्टैक सेगमेंट हमारी मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं है। तो मेमोरी में प्रेजेंट होने के लिए अगर वो प्रेजेंट होगा तो उसके पास स्टैक सेगमेंट होगा ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर एसएफ एक्सेप्शन यहाँ पर हो रहा होता है। बाकी मोस्टली टीएस ही है। यहाँ पे ये जीपी है, यहाँ पर ये एनपी है। एनपी कब हो रहा है, जब आपको मेमोरी में चेक करना है तब,
है ना, बस स्टैक की मेमोरी के लिए SF है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंड आई होप कि ये टेबल अब याद हो गया है आपको। याद किस केस में करना है, आपको सिर्फ एक्सेप्शन देखना है एंड आपको वो कहाँ होगा, कौन सा एक्सेप्शन होगा, ये बस याद रखना है। तो आई होप अब आप याद रख सकते हो। फाइन। तो ऐसे ही आपका जो आपका ये फर्स्ट पार्ट था इंटरप्ट और एक्सेप्शंस वाला, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द easiest topic and the last topic of our microprocessor, which is microcontrollers. Fine. तो सबसे पहले आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले मैं इसको आपको बहुत इजीली समझाती हूँ। देखो मेन पार्ट्स हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर जो होता है ना, माइक्रो कंट्रोलर, इसका जो ये नंबर होता है, पिन नंबर, वो 8051 होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर हम पढ़ते थे 80386, 8086, बहुत सारे हमने माइक्रो प्रोसेसर देखे, तो वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर 8051 होता है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं, वो आता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो मैंने मास्टर सोल्यूशन में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो वहां से भी आप देख सकते हो एंड यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हो कि माइक्रो कंट्रोलर एग्जैक्टली क्या है। बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। पहले ये आर्किटेक्चर समझ लेते हैं। तो इसके अंदर आप देखो तो आपको सीपीयू दिख रहा है ना, सीपीयू दिख रहा है। सीपीयू क्या है, ब्रेन है आपके माइक्रो कंट्रोलर का। ये क्या करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद आपके पास रोम है। रोम किधर दिख रही है आपको, ये आपकी क्या है, रोम है। अब ये 4K रोम है, तो ये क्या स्टोर करती है, परमानेंट प्रोग्राम्स को स्टोर करती है। और ये 4K क्या है, तो 4KB इन साइज, योर रोम इज 4KB इन साइज। ये याद रखना है आपको कि आपकी जो रोम होती है माइक्रो कंट्रोलर में, वो 4KB साइज की होती है। जो रैम होती है वो 128 बाइट्स की रैम होती है। एंड रैम मतलब कि टेम्पररी मेमोरी, ये क्या स्टोर करती है, वेरिएबल्स और स्टैक को स्टोर करने का काम करती है ना। रोम क्या स्टोर करता है, रोम आपका परमानेंट प्रोग्राम्स को स्टोर करता है। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर है, ठीक है, OSC इसको बोलते हैं। तो ऑसिलेटर क्या है ना, क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है, सीपीयू को क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है। इससे हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड है ना, वो कंट्रोल होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल क्या हैंडल करता है, अर्जेंट टास्क, जैसे कि सेंसर्स वगैरह हो गए, है ना, नॉर्मल फ्लो को स्टॉप करना है, हैंडल करना है प्रायोरिटी वर्क को, तब आपका इंटरप्ट कंट्रोल यहाँ पर जो है वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होगे टाइमर्स है, टाइमर 0, टाइमर 1। तो ये क्या है, ये आपके काउंटिंग के लिए, टाइमिंग ऑपरेशंस के लिए यूज होने वाले आपके ये टाइमर्स हैं। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे देखो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, है ना, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं आपके पास। याद रखो 4 होते हैं, तो P0, P1, P2 एंड P3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पोर्ट्स हैं। फाइन। देन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हम क्यों यूज करते हैं, मुझे बताओ। पोर्ट्स हमारे लैपटॉप में पोर्ट होते हैं, है ना, जिसमें आपके पास USB पोर्ट है, आपके पास HDMI पोर्ट है, आपके पास सी चार्जर की होती है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइसेस की अगर हम बात करें, जो कि आपके LEDs को कनेक्ट करने के लिए, मोटर्स को कनेक्ट करने के लिए, सेंसर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं, तो माइक्रो कंट्रोलर हर वो जगह पे यूज होता है जहां पर आप देख रहे हो कि उसमें कोई ना कोई मशीनरी यूज हो रही है। अब माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पे यूज होगा, आपके कंप्यूटर्स में यूज होगा, आपके मतलब लैपटॉप्स में यूज होगा, मोबाइल्स में यूज होगा। लेकिन अगर आप देखो अवन भी कोई ना कोई प्रोग्राम से चल रहा है, तो क्या उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होगा। याद रखो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हैवी आपका है, हैवी चीज है, एंड वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। तो अगर ऐसे छोटे मोटी चीजों के अंदर हमें यूज करना है, तो हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। याद रखो, ये मैं आपको डिफरेंस समझा रही हूँ। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो हाई अमाउंट का होता है, कॉस्टली होता है। माइक्रो कंट्रोलर जो है मतलब कम अमाउंट का होता है। माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है, एंड हमने ये देख भी लिया है सारे यूनिट्स में। माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया अवन। अवन में एक ही प्रोग्राम है, अगर वो अवन का माइक्रो कंट्रोलर आप किसी और में डालोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम, उसके अंदर प्रोग्राम किसका हुआ हुआ है, सिर्फ उस अवन का हुआ हुआ है। फ्रिज के अंदर माइक्रो कंट्रोलर, आपके टीवी के अंदर, मतलब कहाँ कहाँ पर आपके पास हर जगह पर माइक्रो कंट्रोलर होता है। सबसे ज्यादा माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है क्योंकि स्पेसिफिक टास्क के लिए वो काम कर रहा है, स्पेसिफिक टास्क के लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए ये सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, जिसमें आप LEDs को कनेक्ट कर सकते हो, मोटर्स वगैरह, सेंसर्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आपके पास सीरियल पोर्ट है। सीरियल पोर्ट क्यों यूज किया जाता है? ताकि आप दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर पाओ, दूसरे डिवाइसेस से कम्युनिकेशन कर पाओ। तो आपके पास TXD है। TXD यानी कि ट्रांसमिट डेटा, ट्रांसमिट डेटा यानी कि डेटा सेंड करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए। और RxD यानी कि आपको रिसीव करने के लिए, डेटा गेट रिसीव करने के लिए बेसिकली, तो इसलिए इसका सिंबल ऐसा है। और ट्रांसमिट यानी कि सेंड हो रहा है डेटा, तो इसीलिए आपका एरो ऐसा है। फाइन, तो मैंने आपको होप से सब बता दिया। हाँ, बस कंट्रोल बचा है। तो बस कंट्रोल क्या करता है? आपका डेटा ट्रांसफर मैनेज करता है आपके CPU के अंदर, मेमोरी के अंदर, और भी जितने सारे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, इनका जो कंट्रोल है वो एग्जैक्ट डेटा ट्रांसफर का कंट्रोल बस कंट्रोल यहाँ पर हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड अगर आपको एरोज में दिक्कत हो रही है तो एक बार शांति से बैठ के सारे एरोज आप ध्यान से देख सकते हो। पोर्ट्स में देखो डबल एरो है, क्योंकि दोनों भी तरफ कनेक्शन होता है। सीरियल पोर्ट में जो सेंड हो रहा है वो नीचे है और जो रिसीव हो रहा है वो ऊपर है। टाइमर्स के साथ दोनों भी कनेक्टेड है, रैम के साथ दोनों कनेक्टेड है, लेकिन रोम के साथ एक ही कनेक्टेड है क्योंकि परमानेंट मेमोरी है ये। एंड यहाँ पर बस कंट्रोल में, इनपुट आउटपुट में, इन सब में एक एक जा रहा है। फिर ऑसिलेटर ऊपर की तरफ ही देगा क्योंकि वो स्पीड, वो जो क्लॉक सिग्नल है वो किसको दे रहा है? CPU को दे रहा है। और उसके बाद CPU के पास हर चीज आएगी, CPU से कुछ जाएगा नहीं, CPU के पास ही हर चीज आएगी, क्योंकि यही सारे इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? हैंडल करने का काम करता है। सो आई होप अभी तो समझ में आ गया होगा, लर्न भी हो गया होगा आपको समवॉट आर्किटेक्चर, है ना? तो ये आपका पूरा का पूरा है। आई होप यू गॉट इट। अभी अगर इसका फ्लो देखें तो जो प्रोग्राम है वो आपके रोम में स्टोर होता है। CPU क्या करता है? CPU इसको रीड करने का काम करता है, प्रोग्राम को। तो ये कैसे रीड करता है? ये रीड करता है यूजिंग द क्लॉक पल्सेस, जो आपका ऑसिलेटर देता है। तो ऑसिलेटर क्लॉक पल्स देता है तो ये रोम का डेटा रीड कर पाता है। अब जब तक वो प्रोग्राम रन हो रहा है तो जो भी टेम्पररी डेटा होगा वो कहाँ स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है। अब अगर टाइमिंग चाहिए तो आप टाइमर का हेल्प कर सकते हो। आप देख सकते हो ओवन के अंदर हम टाइम सेट करते हैं, या फिर मैं क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर हम टाइमिंग सेट कर रहे होते हैं। मशीन, वॉशिंग मशीन होती है जिसमें हमारा माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, तो उसमें भी हम टाइमिंग सेट करते हैं, तो उसमें ये टाइमर यूज होता है। ठीक है, अगर कुछ अर्जेंट हो जाता है, जैसे कोई बटन प्रेस कर दिया या कोई इंटरप्ट हो गया, तो वो हम नोटिफाई करते हैं इस इंटरप्ट कंट्रोल से, है ना? CPU क्या यूज करता है? बस कंट्रोल का यूज करता है, ताकि वो इनपुट आउटपुट पोर्ट से, टाइमर से, सीरियल पोर्ट से कनेक्ट कर पाए। डेटा सेंड या फिर रिसीव करना है तो ये सारे पोर्ट्स यूज होते हैं, या फिर सीरियल पोर्ट यूज होता है। तो ये सारी चीजें, तो आप माइक्रो कंट्रोलर को क्या समझते हो? एक मिनी कंप्यूटर समझते हो। ये एक CPU, मतलब जो CPU है यहाँ पर, ये एज अ ब्रेन काम कर रहा है आपके माइक्रो कंट्रोलर का। ठीक है, तो एवरीथिंग इनसाइड वो कैसे वर्क करती है? एज अ कंट्रोल टास्क। जैसे आपका फैन है, फैन के अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। आप लाइट्स को टर्न ऑफ टर्न ऑन कर पा रहे हो, ये किससे की वजह से कर पा रहे हो? माइक्रो कंट्रोलर है आपके पास। सेंसर से रीडिंग ले पा रहे हो, क्यों? क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर है उसके अंदर। सो एट, मतलब अगर हम समराइज करें तो माइक्रो कंट्रोलर एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम एक चिप के अंदर है। एंड वो चिप के अंदर आप सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क कर सकते हो, कंप्यूटर की तरह बहुत सारे टास्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका होता है माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ फीचर्स की अगर हम बात करें तो सी, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन सी 8051 के फीचर्स आपके पास है, तो मैं आपको जो बता रही हूँ उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। सी एन 8051 माइक्रो कंट्रोलर कम्स विद द बंडल्ड फीचर्स। इट कम्स विद दिस फॉलोइंग बंडल्ड फीचर्स। तो यहाँ पर कौन से फीचर्स है? सबसे पहला है 4 KB बाइट्स ऑन चिप। तो यही जो आर्किटेक्चर में आपने मोस्टली पढ़ा है वही आपको फीचर्स में लिखना है। तो बताओ रोम कितने की होती है? 4 KB की आपकी क्या होती है? ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी होती है, जो कि है रोम। तो ये क्या है? परमानेंट मेमोरी है जो कि आपका प्रोग्राम स्टोर करता है। ऑन चिप का मतलब इट इज ऑलरेडी बिल्ट इन इनटू द माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, तो जो 4 KB है इसका मतलब क्या है? 4096 बाइट। ठीक है, 4 KB मतलब 4096 बाइट्स ऑफ स्टोरेज फॉर योर कोड। उसके बाद 128 बाइट्स की ऑन चिप डेटा मेमोरी होती है, जैसे कि रैम। ठीक है, तो ये क्या है? टेम्पररी मेमोरी है जो कि हम यूज करते हैं व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग। तो ये क्या स्टोर करता है? वेरिएबल्स और चेंजेस को स्टोर करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो डेटा जो है बेसिकली वो लॉस्ट हो जाता है अगर पावर ऑफ हो जाए, क्योंकि ये टेम्पररी है। देन यू हैव 4 रजिस्टर बैंक्स। ठीक है, यू हैव 4 रजिस्टर बैंक्स। तो स्मॉल स्टोरेज एरियाज हैं जो कि हम यूज करते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पास 4 सेट्स हैं जिसको हम बैंक्स भी बोल रहे हैं। तो ईच ऑफ 8
रजिस्टर्स होते हैं टोटल। अगर हम बात करें तो 8 4 जा 32 टोटल आपके पास होते हैं। इनको क्यों यूज किया जाता है? टू मतलब लाइक डेटा एक्सेस हमारा फास्ट हो पाए, हम स्विचिंग फास्ट कर पाए टास्क के बीच में, तो ये 4 रजिस्टर बैंक्स को यूज किया जाता है। फिर 128 यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर फ्लैग्स होते हैं। तो फ्लैग्स क्या होते हैं? टाइनी मेमोरी बिट्स होती हैं बेसिकली, जिनको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं ये। तो आप डिफाइन कर सकते हो उनको एंड यूज कर सकते हो 128 फ्लैग्स को एज पर योर प्रोग्राम लॉजिक। एंड ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग और स्टेटस ट्रैक करने के लिए यूज किए जाते हैं। देन 8 बिट बाई डायरेक्शनल डेटा बस। तो डेटा बस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है एंड 8 बिट की होती है। तो ये क्या कैरी करती है? ऑब्वियसली डेटा बस है तो डेटा को कैरी करेगी आपके माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। और 8 बिट का मतलब है कि ये एट अ टाइम 8 बिट के डेटा को ही ट्रांसफर कर सकती है। और बाई डायरेक्शनल का मतलब ये सेंड भी कर सकती है डेटा और रिसीव भी कर सकती है। देन यू हैव 16 बिट यूनी डायरेक्शनल एड्रेस बस। मतलब कि ये क्या है? ये आपके मेमोरी के अंदर मेमोरी जो है बेसिकली उसको लोकेट करने के लिए, डिवाइस एड्रेस को लोकेट करने के लिए यूज होता है। 16 बिट का यहाँ पे मतलब है कि ये कितना एक्सेस कर पाएगी? देखो चाहो तो लिख लो 65536। ये आपकी मेमोरी लोकेशंस हैं जो 16 बिट के अंदर आती हैं। तो ये टोटल 65,536 मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर पाएगा। यूनिडायरेक्शनल मतलब ऑब्वियसली सिर्फ वन डायरेक्शन, वन गो वे है फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी ओनली। उसके बाद 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स ईच ऑफ 8 बिट। मतलब स्मॉल 8 बिट मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो कि हम टेम्पररी वैल्यूज को होल्ड करने के लिए रखते हैं एंड बेसिकली कैलकुलेशंस में या फिर इमीडिएट जो रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स, तो इनको प्लीज अच्छे से याद रखना। एंड ये सारे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो अगर आपको लिखना होंगे ना ये मतलब सिर्फ फीचर्स पे अगर क्वेश्चन आया है तो वो डिटेल आप लिख सकते हो अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ है, ये भी सेम देखो आप लिख सकते हो। 16 बिट टाइमर्स हैं आपके पास यहाँ पे, यूजुअली 2 बट मे हैव मोर और लेस। ठीक है, तो टाइमर 16 बिट का होता है। 3 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं। देन 4 बिट पोर्ट्स आपके पास होते हैं। 16 बिट प्रोग्राम काउंटर, डेटा पॉइंटर। देन 8051 में ऑल्सो हैव अ नंबर ऑफ स्पेशल फीचर्स जैसे UART, ADC, OPM। ठीक है, तो ये सारे आपके पास फीचर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। चाहो तो इतने भी याद रख सकते हो, अगर क्वेश्चन बड़ा है तो ये वाले भी कंसीडर कर सकते हो। देन माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर, तो ये डायग्राम के हेल्प से है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड में माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये क्या है? ये सीपीयू है एंड इसके पास बहुत सारी सपोर्टिंग चिप्स हैं। और ये क्या है? सीपीयू एक ही सिंगल चिप के ऊपर प्रेजेंट है ना। ये सीपीयू है, इसके पास अलग अलग चिप्स हैं, लेकिन ये पूरे सीपीयू के अंदर ही सारी चिप्स है। मतलब सीपीयू आपका एक चिप के अंदर प्रेजेंट है एंड यहाँ पे बहुत सारी चिप सपोर्ट कर रही हैं सीपीयू को। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? सीपीयू की तरह ही है एंड या इसको एक्स्ट्रा चिप्स चाहिए ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर पाए। उसको रैम चाहिए, रोम चाहिए, सीरियल इंटरफेस, आउटपुट, टाइमर्स, इनपुट वगैरह, तो ये सारे चाहिए। और ये सारे आउटसाइड से कनेक्टेड होते हैं सीपीयू में। सो इट लुक्स लाइक कि सिस्टम जो है वो बहुत सारे सेपरेट पार्ट से बना हुआ है, बहुत सारे वायर, स्पेसेस एंड बहुत सारी पावर इसके लिए लगती है। माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ये एक पूरा कंप्यूटर ही एक चिप के ऊपर है। उसके पास ऑलरेडी सीपीयू है, उसके पास ऑलरेडी रैम रोम है, उसके पास ऑलरेडी टाइमर्स हैं। तो ये सारी चीजें उसके पास ऑलरेडी है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, सीरियल इंटरफेस है, ई प्रोम मतलब कि एक्स्ट्रा मेमोरी। ठीक है, ये क्या है? आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी है। तो एवरीथिंग इज बिल्ट इनटू वन सिंगल चिप। ओके, और ये कॉम्पैक्ट होता है, पावर कम यूज करता है एंड इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। तो मैंने आपको क्या बोला? माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे टास्क के लिए यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो डिफरेंस में। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता दिए यहाँ पर। देखो मैं वापस से रिपीट करती हूँ, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर सिर्फ सीपीयू होता है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सीपीयू प्लस मेमोरी प्लस इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें एक ही चिप के अंदर होती हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को एक्स्ट्रा चिप्स की जरूरत होती है, माइक्रो कंट्रोलर को वो पूरा एक ही चिप में बिल्ट इन होता है। माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो ये आपके कंप्यूटर्स में, लैपटॉप, मोबाइल्स में यूज होता है। माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो जैसे एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका ओवन, तो इन सब में माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है एंड माइक्रो कंट्रोलर आपका कम पावर कंज्यूम करता है, सो इट्स पावर एफिशिएंट। ये कॉम्प्लेक्स डिजाइन है इसका। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन है ये किसका होता है? माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो कंट्रोलर का जो डिजाइन है वो आपका सिंपल डिजाइन
डिजाइन होता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड मैंने आपको सारे मोस्टली डिफरेंस बता दिए हैं, एंड ये 100% क्वेश्चन है आपके पेपर में। क्या डिफरेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, देखो यहाँ पर ये सारे डिफरेंसेस हैं, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो, एंड यही सारे हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। फाइन, नाउ प्रोग्राम मेमोरी, अब यहाँ पर अगर हम समझे सिंपल, देखो अब वैसे तो आप समझ चुके हो एग्जैक्टली क्या है। तो देखो ये माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर में नोटबुक और पेन अलग अलग है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, उस बुक के अंदर ही पेन है, मतलब कि सारी चीजें क्या है, एक ही चिप में प्रेजेंट है, यहाँ पर अलग अलग सेपरेट पार्ट्स होते हैं। एप्लीकेशंस देखो, माइक्रो कंट्रोलर के प्रिंटर आपका एप्लीकेशन हो गया, RFID रीडर होता है ना। RFID रीडर पता है क्या होता है, जो कि आपके डेटा रीडिंग डेटा राइटिंग के लिए यूज किया जाता है RFID टैग्स को ना। तो अगर आप चाहो तो इसकी भी डिटेल में पढ़ जा सकते हो, एंड ये आप देखते हो आप लाइक सेम हम इसको यूज करते हैं टू स्कैन, है ना, मॉल्स वगैरह में हम जाते हैं तो ये स्कैनर वगैरह के लिए यूज होता है। तो दिस इज योर RFID रीडर। देन यहाँ पर आपके पास वॉशिंग मशीन है, तो ये सब में माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। देन मिनिमम सिस्टम यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यू हैव एक्सेस, बेसिकली एक्सेस मॉनिटरिंग सिस्टम, तो जिसके अंदर आपको एक्सेस लेना पड़ता है। तो जैसे कि RFID रीडर है, इसमें हम स्टूडेंट्स आईडी वगैरह एक्सेस ले सकते हैं, आईडी इनपुट के लिए यूज हो रहा है ना। तो ये क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम है बेसिकली, जो माइक्रो कंट्रोलर से हम बना पाते हैं, डिस्प्ले वगैरह माइक्रो कंट्रोलर। फिर RTC है, बजर, स्विच, तो ये सारे आपके एप्लीकेशंस हैं। सी एक्सेस मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर आपके पास ये सारी चीजें हैं। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना। तो ये क्या है, सिस्टम आपका क्या करता है, आपका इंटेल 8051 माइक्रो प्रोसेसर को एज अ सेंट्रल यूनिट यूज करता है, जो कि आपके अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ आपके मॉनिटर, कंट्रोल, एक्सेस जो बेस्ड RFID ऑथेंटिकेशन है उनको यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें सी आपके पास, ये इतने सारी ये चीजें मिला के आपका एक्सेस मॉनिटरिंग सिस्टम बनता है। RFID रीडर है, RS-232, ये क्या करता है, स्टूडेंट आईडी कार्ड्स को रीड करता है एंड उनका डेटा माइक्रो कंट्रोलर को सेंड करता है। फिर आपके पास है RTC, ठीक है, RTC क्या करता है, RTC क्लॉक होता है। फाइन, ये जो RTC है आपका, ये आपका क्लॉक है बेसिकली। IIC इसका इंटरफेस होता है, एंड ये क्या प्रोवाइड करता है, रियल टाइम क्लॉक फॉर टाइम स्टैंपिंग जो होती है ना आपके एक्सेस लॉग्स वगैरह की। तो ये रियल टाइम क्लॉक आपकी होती है, एंड इसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन टाइम रिलेटेड होती है। उसके बाद आपके पास होता है ये 11 बिट आउटपुट। तो 11 बिट आउटपुट आपका LCD डिस्प्ले होता है। तो डिस्प्ले हमें करना है, लेट्स से स्टूडेंट का नेम हमें डिस्प्ले करना है, एक्सेस स्टेटस की ऑथराइज्ड है या अनऑथराइज्ड है, ये हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर आपके पास होता है 1 बिट आउटपुट। तो ये 1 बिट आउटपुट कुछ नहीं, आपका बजर होता है, ठीक है। तो साउंड होता है जो अलार्म की तरह वर्क करता है, अगर आपके पास अनऑथराइज्ड एक्सेस आ गया या फिर कुछ गलत है तो उस केस में ये बजर बजता है। तो ये 1 बिट आउटपुट है आपका। उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो 8 बिट इनपुट है, जो कि आपका कीपैड है बेसिकली। तो मैनुअली इनपुट आईडी हमें डालने के लिए या फिर बजर को हमें अगर प्रेस करना है तो इसके लिए हम ये कीपैड को यूज करते हैं। फिर SD कार्ड है, SD कार्ड क्या मतलब, SPI हम यहाँ पर इसको बोलते हैं इंटरफेस को। ये क्या स्टोर करता है, लॉग्स को स्टोर करता है ऑफ एक्सेस इवेंट्स। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट एग्जैक्टली कि हम मिनिमम एक्सेस मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे बना सकते हैं। तो ये पूरा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है, एक चिप के अंदर होता है। फाइन, सो दिस इज द माइक्रो कंट्रोलर विच हैंडल्स ऑल। फाइन, सो चलिए दैट्स इट, दिस वाज द एंड ऑफ आवर यूनिट 6। एंड या माइक्रो कंट्रोलर बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगा होगा, एंड मैंने मोस्टली टाइम भी इसमें ज्यादा दिया है क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर पे हमेशा क्वेश्चन आता जरूर है। एंड देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वही आपके फीचर्स भी हैं, ठीक है। तो फीचर्स हो कैरेक्टरिस्टिक्स हो, आपको वही सेम चीज लिखनी है। हमने यहाँ पर देख लिया आर्किटेक्चर, देख लिया डिफरेंस बिटवीन, देख लिया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्किटेक्चर देख लिया, एप्लीकेशन देख लिया। माइक्रो प्रोसेसर आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बस ये जो इंटरप्ट और एक्सेप्शंस वाला पार्ट है, इसके अंदर आपको थोड़ी चीजें लर्न करने वाली ज्यादा है। अब ये टेबल है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड मैंने जो आपको बोला था ये वाला एक सेकेंड, सी प्रोसीजर्स या एक्सेप्शन कंडीशंस, तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको आउट ऑफ स्कोर नहीं करना है ना MPR में, तो आप ये टेबल्स को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इंटेंशन है कि आपको आउट ऑफ स्कोर करना है तो प्लीज आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और अगर हुआ ना तो मैं बताती हूँ आपको कौन से क्वेश्चन आएंगे। आपको क्वेश्चन आएगा सबसे पहले इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल का। तो मुझे बताओ, ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है, एंड ये डायग्राम बस। तो इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल आपका यहाँ पे
हो जाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आया तो आपका आता है इंटरप्ट्स एक्सप्लेन करो, एक्सेप्शंस के सोर्सेज एक्सप्लेन करो, ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। बाकी अगर मैं देखूँ तो इतना इसमें क्वेश्चन आने के आपके चांसेस नहीं है, हो सकता है एनेबलिंग डिसेबलिंग पर आए, लेकिन यहाँ पर आपको माइक्रो कंट्रोलर में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपका ये डिवाइड हो जाता है। अब तीन क्वेश्चंस में आपका हो सकता है कि माइक्रो कंट्रोलर का एक आए और एक्सेप्शन इंटरप्ट में से दो आए, या फिर इसमें से एक आए इसमें से दो आए। तो बेसिकली बहुत सिंपल आपका यूनिट 6 हो जाएगा। तो मैं आपको बोलती हूँ अगर आपको सिर्फ पास करना है ये यूनिट तो माइक्रो कंट्रोलर्स पढ़ लो, स्कोर भी करना है तो इंटरप्ट एक्सेप्शंस आपको करने ही पड़ेंगे। तो अगर पास भी होना है ना तो ये वाला तो क्वेश्चन 100% करके जाओ। कौन सा? आपका इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल वाला, ये मैंने आपको समझाया है एंड ये आपका बहुत टाइम पीवाईक्यू भी है, तो ये बहुत इजीली आप समझ भी गए हो एंड आप लिख भी सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट एंड दिस वाज द एंड ऑफ योर कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर। आई होप मैंने टूटा फूटा जो भी पढ़ाने की आपको कोशिश करी है वो ठीक से मैंने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया है। एंड सबसे ज्यादा बताऊं तो मेहनत माइक्रो प्रोसेसर में ही लगी है, क्योंकि आई नो कि ये चीजें आपको ज्यादा जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो एक एक लाइन को समझना एंड देन उसको एक्सप्लेन करना वाज या डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो, लेकिन आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल वर्ड्स। अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ट्राई आप उसको जीपीटी कर लो, या फिर आप जाके थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि मैंने एक एक चीज बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करी है, ठीक, सॉरी, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो चलिए यूनिट 6 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड पूरा माइक्रो प्रोसेसर का सिलेबस मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रही हूँ कि आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके बाद मुझसे क्या हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हो। एंड माइक्रो प्रोसेसर में आपको मैं टिप दे दूं यहाँ पे कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो 100% पीवाईक्यूज में से आएंगे, 100% नहीं भी तो 95% तो क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में से आएंगे। एंड अगर सपोज कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाता है तो डोंट वरी, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस से पढ़ रहे हो तो आपने A to Z 0 से 100% तक आपने सिलेबस कवर करा हुआ है। एक भी टॉपिक नहीं है जो मैंने इस पर्टिकुलर सिलेबस में से सिखाया नहीं है। मोस्टली मैंने ज्यादा ही सिखा दिया है, क्योंकि बेसिक से लेके चलना होता है, तो इसीलिए आपका पूरा सिलेबस जो है चैनल पर है। अगर आपको 100% माइक्रो प्रोसेसर में स्कोर करना है आप कर सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट ही है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सब्जेक्ट है, आपको इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो अगर आप यूनिट वाइज वीडियोस देखते आ रहे होगे तो 100% आपका माइक्रो प्रोसेसर कवर हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। अब आप जाके पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करने में यूं बोल रही हूँ क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का पेपर ज्यादातर पीवाईक्यूज से आता है, क्योंकि पीपल थिंक एंड अंडरस्टैंड दिस इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लीज आप इसको अब डिफिकल्ट नहीं समझना, क्योंकि मैंने पूरा कवर कर दिया है एंड बस अब आपका काम है इसको वीडियोस को देखना। अब मैं आपको बोलूंगी कि एग्जाम से पहले आप एक बार एक टाइम पे सारी वीडियोस देख लो एंड एग्जाम से एक आपका गैप है, ठीक है, एक दिन का गैप है एंड उससे पहले जो पेपर है उसके बाद भी आप घर पर आओगे तो आपके पास पूरा टाइम है। मतलब आप इतना समझ सकते हो कि 2 दिन का टाइम आपके पास है, उसमें आपको पीवाईक्यू सारे रिवाइज करना है एंड जितनी वीडियोस आपकी वन शॉट की कवर हो सकती हैं चारों में से उतनी आपको कवर करनी है। ऐसा समझो कि अगर आपने चारों वीडियोस देख ली हैं तो आपका प्रिपरेशन हो गया 90%। बस अब आपको पीवाईक्यूज पढ़ना बाकी है एंड पूरा माइक्रो प्रोसेसर हो गया है। तो प्लीज ये आप टेक्निक को फॉलो करोगे एंड 100% आप माइक्रो प्रोसेसर के बाद जब आओगे मेरे पास तो बहुत अच्छे कॉमेंट्स आप करके जाओगे, क्योंकि आई नो कि मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। बस अब मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि आप जो है वीडियोस को 2-3 बार देखो। आई नो कि वीडियोस बड़ी हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम्स सारे एग्जाम्स से पहले, मतलब आपका अभी M3 का पेपर है, अभी आपके पास टाइम है, तो सारे आपने वीडियोस मोस्टली देख लिए होंगे। अब चाहो तो वापस से उनको एक गो में देख सकते हो, एक दिन पूरा लगेगा आपको, 4 यूनिट्स आप कवर कर लोगे। उसके बाद आपको एग्जाम से पहले फिर से वन शॉट्स देखने हैं, क्योंकि आप भूल जाओगे, आपके दिमाग में M3 ऐसी जो भी उसके पहले के पेपर्स थे वो रहेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक दिन पहले आप देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। एंड मेरे साइड से अगर और हेल्प हो पाई तो मैं और हेल्प करूंगी, लेकिन मास्टर सॉल्यूशंस वगैरह ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे होंगे। एंड बिलीव मी 3-3 4-4 ईयर्स के पेपर्स में से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। सिंपल जो रिपीटेड नहीं है उनको मैंने नहीं लिखा है, लेकिन सबको मैंने जो है अच्छे से लिखा हुआ है। मतलब कि आपके पेपर्स आपको क्या मिलेगा, आपको 3-4 ईयर्स के पेपर्स मिल रहे होंगे, जिसके अंदर मतलब आपका ऐसा नहीं है कि एक पेपर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, नहीं, सब में से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं।
जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने रिपीट नहीं लिखे हैं, मतलब आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो बार बार उसी क्वेश्चन आंसर को पढ़ने में और मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं हो वापस लिखने में। तो ये आपको बहुत अच्छा कंटेंट मास्टर सॉल्यूशंस का मिल जाएगा फ्रॉम यूनिट 3 to 6 ऑन प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। तो इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली गो एंड परचेज इट, आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड बहुत फायदा होगा आपको एग्जाम्स टाइम पे, तो बिलीव मी एंड यू कैन गो एंड परचेज इट। ठीक है, तो चलिए बस अभी एसई और पीपीएल का बचा है, आप मुझे बता सकते हो आपको पहले क्या चाहिए, एंड अगर अभी नहीं मिला मुझे टाइम तो आई विल कवर द सिलेबस एंड गैप्स, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे से सब चीजें कर लेंगे, फाइन। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। टिपिकल जो आपके सब्जेक्ट्स थे M3 DSA और माइक्रो प्रोसेसर, इनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप यू आर लाइकिंग द सेशंस। इफ यू आर लाइकिंग द सेशंस प्लीज लाइक द चैनल, मतलब ये जो वीडियो बेसिकली इसको लाइक करना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट। एंड चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।